अध्याय 1571। अर्जुन ने कहा, यह अजीब है, यहाँ तक कि जिन पत्तियों में ये रजत ऋण होता है उन्हें भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या ये हो सकता है कि रजत रक्त दुष्ट जानवर भी ऐसा ही हो? सांप ने कहा, कोशिश करो और पूरे पेड़ को नष्ट कर दो। अर्जुन ने बिजली का एक बोल्ट छोड़ा और पेड़ को वहीं उड़ा दिया, लेकिन इस बार पेड़ ठीक नहीं हुआ बल्कि राख से ढक गया। अर्जुन ने कहा, इसलिए पेड़ का मुख्य भाग मर जाने के बाद पत्तियां फिर से ठीक नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट भी ऐसा ही हो सकता है? जब तक सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचती तब तक उसके शरीर के अंग जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये सचमुच एक भयानक बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी कृपाण उन पर असर करेगी। अर्जुन ने अपनी कृपाण से दूसरे पेड़ के पत्ते काटने की कोशिश की। पत्ते नीचे तैर गए और वापस नहीं लौटे। जरूर, अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मृतकों के ब्लेड का मृत्यु गुण अभी भी यहाँ के जीवित प्राणियों के लिए उपयोगी है, तो मुझे डर नहीं है कि सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट कई बार ठीक हो पाएगा। तभी बहुत दूर से दीपक क्यूई का एक हल्का सा कंपन आया। ये कंपन पानी की एक लहर की तरह था जो अर्जुन के चेहरे से धीरे से टकराया। उसने उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कोई लड़ाई का दृश्य नहीं दिखा। यहाँ तक कि दीपक क्यूई के विस्फोट से निकलने वाली रोशनी का भी जरा सा अंश नहीं दिखा। अर्जुन ने एक क्षण विचार किया और कहा, यदि दीपक क्यूई के उतार चढ़ाव इतने दूर स्थान तक प्रसारित हो सकते हैं तो यह मार्शल सेंट विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई होनी चाहिए। उस दिशा में रजत रक्त शातिर जानवर के खिलाफ लड़ने वाले मनुष्य होने चाहिए। हालांकि हमें उन भयंकर जानवरों की तलाश में ज्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए। हमें पहले ड्रैगन स्केल्स का पता लगाना चाहिए। अर्जुन ने चारों ओर देखा। इस समय वह एक चट्टान पर खड़ा था। दूर घना जंगल था। पेड़ बेहद मजबूत थे, मानो स्टील के बने हों। हालांकि घने जंगल के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं था। अर्जुन बुदबुदाया, जब हम बाहर थे तो हमने देखा कि यह गोलाकार दर्पण सचमुच हमारे आसपास की चीजों को अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक दृश्य प्रभाव था। जब चीजें दर्पण से अलग हो जाती थीं, तब भी वे बरकरार रहती थीं। ये सही है। दूसरे शब्दों में, जब ये छोटा सा गुप्त क्षेत्र ड्रैगन घाटी में प्रवेश कर गया तो ये छोटा सा गुप्त क्षेत्र ही नहीं था जिसने ड्रैगन के तराजू को छीन लिया। अर्जुन ने कहा, यह उस समय हुआ होगा जब एक चांदी के खून वाला भयंकर जानवर वहां से गुजरा, ड्रैगन स्केल को पाया और उसे ले गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा। ये छोटा सा गुप्त क्षेत्र ड्रैगन घाटी के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित था। इस प्रकार महान गुप्त क्षेत्र में इसका वर्तमान स्थान आधा राक्षसों के क्षेत्र में और आधा उत्तरी सम्राट के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहिए। जब यह आया तो एक बार यह ड्रैगन वैली के एक कोने से टकरा गया था और संयोग से यह उस क्षेत्र से गुजर गया जहां डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस स्थित थी। अर्जुन ने जमीन पर एक रेखा चित्र बनाया। उसकी जानकारी के अनुसार उस छोटे से गुप्त क्षेत्र को पश्चिम से आकर ड्रैगन घाटी तक पहुंचना चाहिए था। इस समय वह ड्रैगन घाटी के पिछले हिस्से में पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, वह स्थान जहां वह ड्रैगन वैली के संपर्क में आया था वास्तव में छोटे गुप्त क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र था। अर्जुन छोटे से गुप्त क्षेत्र के पश्चिम में खड़ा था। उसने एक कुंज बनाया और उत्तर की ओर देखा। सौभाग्य से हमें छोटे से गुप्त क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र से होकर जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस उत्तर की ओर जाना है। जरूर वहां के रजत रक्त के क्रूर जानवर ही होंगे जिन्होंने ड्रैगन के शल्क छीन लिए। हाथों का ये समूह मेरा ऋणी है। आप ड्रैगन के तराजू के साथ क्या कर रहे हैं? अगर वे ड्रैगन के शल्क नहीं हटाते तो तुम गिरी हुई स्वर्गीय बिजली कैसे प्राप्त कर सकते हो? सर्प हंसा, ये सच है, चलो चलें। अर्जुन ने 3 गहरी सांसें ली और धीरे धीरे उत्तर की ओर उड़ चला। वह पहाड़ की दीवार के सहारे चट्टान से नीचे उतरा। घने जंगल में प्रवेश करने के बाद भी उसने अपने शरीर को धीरे धीरे जमीन पर टिकाए रखा। यहाँ सचमुच बहुत खतरनाक स्थिति थी। न केवल सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट बल्कि बाई कबीले के लोग भी। अर्जुन के पास दिव्य प्रतिभा थी और रजत रक्त दुष्ट जानवर के विरुद्ध हमलों में तथाकथित प्रतिक्षेप को नजरअंदाज किया जा सकता था। मूलतः ये किसी भी प्रतिक्षेप के न होने के बराबर था।
हालांकि बाईकुल के लोगों में कोई दिव्य प्रतिभा नहीं थी, वे केवल 4 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियनों के विशेषज्ञों को ही भेज सकते थे। स्वर्गीय शब्द पीढ़ी में शायद दुर्लभ स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन थे, लेकिन वे भी बहुत कम थे। उनके लिए उन्हें जोखिम उठाने देना असंभव होना चाहिए था। फिर स्वर्गीय शब्द मार्शल कलाकारों के स्तर के साथ गणना करें। यदि आप मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले और तीसरे स्तर के बीच सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट्स के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आक्रामक पलटाव विशेषता जोड़ें। चाहे स्वर्गीय मार्शल साधक कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी उन्हें मार्शल संत अवस्था के 5वें स्तर पर कम से कम कुछ विशेषज्ञों को भेजना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, अर्जुन ने जिन सिल्वर ब्लड विशियस जानवरों का सामना किया, वे सबसे निचले मार्शल सेंट लेवल 1 और सबसे ऊंचे मार्शल सेंट लेवल 3 थे। जहां तक मानव मार्शल कलाकारों का सवाल है, तो वे सबसे निचले स्तर के मार्शल सेंट 5वें और सबसे ऊंचे स्तर के मार्शल सेंट 7वें थे। ये बहुत खतरनाक है। वह जो दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, उसे ऐसे स्थान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वह किसी भी समय अपने हाथ में मिंग्यू हाउतियान दर्पण पकड़ता था और केवल चांदी के खून वाले क्रूर जानवर का इलाज करने के बाद वह तुरंत अपनी कृपाण की रोशनी छोड़ देता था और एक ही वार में उसे मारने का प्रयास करता था। अगर उसका सामना किसी मानव मार्शल कलाकार से होता, तो वह अपनी कीमती कृपाण की रोशनी तुरंत छिपा लेता। वह उसे इंसानों पर बर्बाद नहीं कर सकता था। ब्लेड ऑफ द डेड इतने उच्च स्तर के मानव को नियंत्रित करने में असमर्थ था। जब तक अर्जुन ने विशालकाय कृपाण के लिए अपना जीवन बलिदान नहीं कर दिया। इस समय अर्जुन अभी भी उड़ रहा था और आसपास का वातावरण बहुत अजीब था। वहां सभी प्रकार के अजीब पौधे थे जिनसे अर्जुन को सिर दर्द हो रहा था। जैसे ही वह उड़ रहा था, एक विशालकाय वस्तु ने अचानक उसे एक ही निवाले में निगल लिया। वह चौंक गया और तुरंत जवाबी हमला करने के लिए हाउतन मिर को पकड़ लिया। रुको! बड़ा सांप चिल्लाया। अर्जुन ने कृपाण की रोशनी लगभग छोड़ ही दी थी। ऐसे ही एक क्षण में उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह पहले ही एक विशाल चीज में समा चुका था। लेकिन ध्यान से देखने के बाद अर्जुन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। पता चला कि उसे वास्तव में एक बड़े फूल ने खा लिया था। यह एक विशाल काला फूल था, लगभग 10 मीटर व्यास का। यह आकार पहले से ही आश्चर्यजनक था। फूल के पुनकेसर जहरीले सांपों की तरह वास्तव में दांत उगाए और एक एक करके उड़ते हुए अर्जुन के हाथ और पैरों को काटने लगे। लेकिन वे तीखे दांत अर्जुन की त्वचा को पहनने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक ही वार से बड़ा फूल फट गया और अर्जुन उसमें से कूद पड़ा। उसके शरीर पर अभी भी बहुत सारा बलगम चिपका हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, 2 पेड़ों की लताएं अचानक उसके पैरों के नीचे प्रकट हुईं और उसके टखनों के चारों ओर लिपट गईं तथा उसे जमीन के नीचे खींच ले गईं। सतह से 100 मीटर नीचे अर्जुन के सामने एक विशाल भूमिगत दुनिया दिखाई दी और उसके सामने एक विशाल वृक्ष दानव था। काले वृक्ष का दानव अर्जुन के लगभग पूरे सामने वाले दृश्य पर छा गया था। वह अनगिनत काले कोड़े की बेलें लहरा रहा था और गुप्त लोक में कुछ अज्ञात जंगली जानवरों से लिपटा हुआ था। यहाँ जंगली जानवर हैं। अर्जुन उत्सुक था और जब उसने ध्यान से देखा तो वह अपने सिर की त्वचा को सुन्न होते हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वे किस तरह के जंगली जानवर थे? वे तो कुछ दुर्लभ निम्न स्तर के साधारण जानवर थे। मूल क्षेत्र से लेकर भाग्य क्षेत्र तक के सभी क्रूर जानवर वृक्ष राक्षसों से घिरे हुए थे तथा धीरे धीरे उन्हें खा रहे थे और पचा रहे थे। ये छोटे लोक के जानवर बहुत दुर्लभ थे। अर्जुन ने महान रहस्य लोक में उनसे कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उसने उन्हें छोटे रहस्य लोक में देखा था। अजीब बात है, ऐसा क्यों है? अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, छोटे लोक के जानवर जो महान रहस्य लोक में मौजूद नहीं हैं, वे वास्तव में छोटे रहस्य लोक में प्रकट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे जानबूझकर मौत की तलाश में महान रहस्य लोक में प्रवेश कर गए हों? शायद हम इस सोच के आदी हो गए हैं, सांप बोला। शायद उनके लिए छोटा सा गुप्त क्षेत्र ही उनकी बड़ी दुनिया है और हमारा तथाकथित बड़ा गुप्त क्षेत्र असल में वही छोटा सा गुप्त क्षेत्र है जिसकी उन्होंने कल्पना की है।
हाँ, यह ऐसा है। अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया। अध्याय 1572। इस छोटे से गुप्त क्षेत्र के भीतर की दुनिया बाहर के विशाल गुप्त क्षेत्र से कहीं ज्यादा समृद्ध थी। वहाँ न सिर्फ छोटे छोटे लोगों के जानवर थे, बल्कि उच्च श्रेणी के रजत रक्त जानवर भी थे। प्रकृति के नियमों के अनुसार, जैसा कि सर्प ने कहा था, ये छोटा सा गुप्त क्षेत्र पशुओं का संसार होना चाहिए। अरे, तो फिर क्या उन छोटे लोक के जानवरों के पास पवित्र आत्मा के पत्थर हैं? अर्जुन की आंखें चमक उठी और वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसके सामने खड़ा वह भयावह देखने वाला वृक्ष राक्षस असल में बस एक कूड़ा कचरा था। उसका रूप रंग तो बस भयावह था और उसका असली क्षेत्र दिव्य युद्ध कला क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था। अर्जुन के सामने ये छोटा सा क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था। अर्जुन तीव्र प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो दानव वृक्ष के तने को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उन्होंने पाया कि राक्षस वृक्ष के छिद्र में गहरा और घना बलगम था और छोटे छोटे भयंकर जानवरों की कई टूटी हुई लाशें अभी भी बलगम की सतह पर तैर रही थीं। इसके अलावा बलगम की गहराई में अभी भी कुछ धुंधली रोशनी चमक रही थी। यह क्या है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और बलगम को अलग करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। बलगम की तली में घने पेड़ के गड्ढे में बिखरे हुए छिटपुट चमकदार पिंड बिखरे हुए थे। ये चीजें छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी दिख रही थीं। पवित्र आत्मा के पत्थर के टुकड़े, अर्जुन ने कहा। उसने ऐसी चीज पहले भी देखी थी और ली हुआन ने उसे एक दी थी। हालांकि ली हुआन द्वारा दिए गए दोषपूर्ण पवित्र आत्मा पत्थर के टुकड़े पेड़ के छेद में मौजूद टुकड़ों की तुलना में बहुत अधिक पूर्ण थे। अर्जुन ने बिजली की शक्ति से उन चीजों को सोख लिया और उन्हें एक ढेर में जमा दिया। कुल मिलाकर वे एक निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थर के बराबर थे। कुछ न होने से तो बेहतर है। अर्जुन ने ईमानदारी और अशिष्टता से उन्हें दूर कर दिया। इस तरह भंडारण रिंग में कुल 11 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर होंगे। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि अभी भी इस तरह के कई छोटे गुप्त क्षेत्र हैं। अगर यह सच्चा शाश्वत गुप्त क्षेत्र है तो ये किस दुनिया की ओर जाता है? अर्जुन ने हमेशा सोचा था कि जिस दुनिया में वह था वह वास्तव में बड़ी दुनिया थी, लेकिन छोटे से गुप्त क्षेत्र में उसने जो कुछ भी खोजा वह किसी अन्य रहस्य की ओर इशारा करता था। ठीक इसी समय एक तीखी आवाज गूंजी। अर्जुन की सोच में खलल पड़ा। उसने उधर देखा तो एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी। नन्ही चिड़िया ने अपने बाएं हाथ में एक खतरनाक जानवर की लाश पकड़ी हुई थी, जबकि उसका दाहिना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ा हुआ था। उसके गोल मटोल हाथ में 2 टूटे हुए दांत थे। तुमने इस चीज को काटा। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और बोली, अरे, इस चीज को खाया भी जा सकता है। देखो, इसने तुम्हारे दांत तोड़ दिए। छोटी चिड़िया ने अपना सिर झुकाया। उसे यह समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने कहा, अगर मेरे दांत टूट गए तो मैं भविष्य में बड़े कीड़े नहीं खा पाऊंगा। छोटी चिड़िया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जोर से रोने लगी। पक्षियों के दांत नहीं होते, उनके दांत तभी आते हैं जब वे पक्षी बन जाते हैं। लेकिन वह अभी भी दांतों के खोने के पीछे के तर्क को नहीं समझ पाया है। अर्जुन ने छोटी गौरैया के बालों को बिना बोले सहलाया और कहा, ये चीज चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, यह अभी भी एक शाश्वत जानवर है। तुम इसे कैसे काट सकते हो? तुम केवल भाग्य क्षेत्र में हो, फिर भी तुम एक अन्य भाग्य क्षेत्र के जानवर की लाश को काटते हो। यह अजीब होगा यदि तुम अपने दांत नहीं तोड़ते। एक क्रूर जानवर के शरीर को हथियारों से काटना कठिन था, तो उसके दांत कैसे काम कर सकते थे? छोटी चिड़िया ने अपना मुंह चौड़ा खोला ताकि अर्जुन देख सके। निश्चित रूप से सामने के 2 दांतों में से केवल आधे ही बचे थे। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन भी चिंतित था। इस नन्हे से बच्चे के आगे के दांत गिरने के बाद वह शायद लंबे समय तक उदास रहेगा। बड़े सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। छोटी गौरैया अब थोड़ी दिव्य बिजली बन गई है। हालांकि उसका स्तर बहुत कम है। मैं उसे ठीक होने के लिए सीधे कुछ दिव्य बिजली शक्ति दे सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, बड़े सांप ने बिजली के कुछ बोल्ट छोड़े और छोटी चिड़िया पर गिर पड़े। जैसी कि उम्मीद थी, छोटी चिड़िया के आगे के दांत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। अर्जुन के लिए ये चाल असंभव थी। अर्जुन केवल दिव्य बिजली की शक्ति ही छोड़ सकता था, लेकिन वह बिजली के 9 रूपांतरणों द्वारा परिष्कृत थी।
उसके अलावा कोई और उसे अवशोषित नहीं कर सकता था। हालांकि बड़ा सांप ठीक था, वह एक जीवित दिव्य बिजली था। छोटे पक्षी ने अपने अगले दांतों को छुआ और खुशी से लाश को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। अर्जुन ने जल्दी से कहा, छोटे अमर, तुम अभी भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत करते हो। लेकिन इस बार छोटा पक्षी ज्यादा होशियार था। उसे स्वर्ग के एक स्काया लोक के शव का एक टुकड़ा मिला। ये शव बलगम से पूरी तरह पचा नहीं था, लेकिन उस छोटे बच्चे ने एक टूटी हुई टांग जैसी दिखने वाली चीज को मुंह में डाल लिया और उसे काटने लगा और बेतरतीब ढंग से चबाने लगा, जिससे उसके मुंह से रस निकलने लगा। अर्जुन थोड़ा घिनौना था, यहाँ तक कि बड़े सांप को भी इस दृश्य से थोड़ी घृणा हुई। हालांकि नन्ही गौरैया ने उस टूटी हुई लाश को सचमुच खा लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके गोल मटोल छोटे छोटे हाथों और पैरों पर एक कमजोर आग जैसा लाल निशान उभर आया था। बड़ा सांप चिल्लाया और उड़ गया और छोटे पक्षी को आश्चर्य से देखता रहा। हे भगवान, क्या ये ठीक है? अर्जुन और बिग स्नैक ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। छोटी चिड़िया ने खुशी से अर्जुन को एक एड़ी दी। ये स्वादिष्ट है, कीड़ों से बनी है। अर्जुन ने उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए कहा, इसे आप ही खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। छोटी चिड़िया अपना सिर नीचे झुकाए बेतहाशा कुतरती रही। अर्जुन ने अपनी लार निगलते हुए कहा, यह आदमी क्या बन गया है? ये कुछ भी कैसे खा सकता है और कुछ भी कैसे पचा सकता है? मुझे कैसे पता? मैंने पहले कभी उस छोटी चिड़िया जैसी प्रजाति नहीं देखी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये गेल स्पैरो है या नहीं, बड़े सांप ने कहा। जैसे जैसे छोटी चिड़िया ने शव के अवशेष खाए, उसके शरीर पर आग के निशान स्पष्ट होते गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका क्षेत्र वास्तव में सौभाग्य के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली और कहा, क्या ये हो सकता है कि एक क्रूर जानवर के मांस में भी संत आत्मा पत्थर के समान शक्ति होती है? सर्प ने कहा, शायद ये किसी क्रूर पशु का शरीर है, जिसके शरीर में पवित्र आत्मा का पत्थर पैदा हो गया है। अरे, मैं कोशिश तो करूंगी। अर्जुन ने भी एक लाश उठाई। ये गुड फॉर्चून क्षेत्र का एक क्रूर जानवर का हाथ था। उसने अपनी मतली को दबाया, एक निवाला खाया, उसे चबाया और निगल गया। हालांकि अंत में उसे एक बहुत ही कमजोर संत आत्मा पत्थर की शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन वह अवशोषित नहीं हो सकी। ये शक्ति पहले ही क्रूर जानवर के शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और अर्जुन उसे वापस नहीं ले जा सका। अर्जुन को मतली महसूस हुई और उसे फिर से उल्टी हुई। उसने अपने शरीर की ओर देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अग्नि लाल रूनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि छोटा गौरैया ऐसा करने में कामयाब रहा। उसने लाश का एक और टुकड़ा ढूंढा और उसे खा लिया। नतीजतन उसने लाश की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और अपने शरीर पर अग्नि के प्रभाव को और भी मजबूत कर लिया। इस समय लिटिल स्पैरो पहले से ही एक साधारण छोटे दायरे का भयंकर जानवर था, इसलिए कोई बड़ा अंतर नहीं था। अर्जुन ने छोटी गौरैया की मांसल छोटी बांह को छुआ। वह बहुत लचीली थी, मानो किसी छोटे से लोक के जानवर को चुटकी काट रही हो। ये कितना शक्तिशाली है, अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर बिजली की थोड़ी ऊर्जा को संघनित किया और चुपचाप छोटे पक्षी की बांह में एक छेद कर दिया। यह एहसास वाकई किसी खूंखार जानवर को चीरने जैसा ही था। हालांकि छोटी गौरैया का दायरा बहुत नीचे था, इसलिए उसे काटना आसान था। छोटी गौरैया खुशी से खा रही थी और उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। उसने अर्जुन को और फिर अपने हाथ पर लगे खूनी घाव को एकटक देखा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से रोने लगा। अर्जुन ने जल्दी से कहा, आह, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं बस आपके शरीर की सुरक्षा का परीक्षण कर रहा हूँ। ये काफी शक्तिशाली है। छोटी चिड़िया उछल पड़ी और अर्जुन की ठुड्डी पर थपकी दी। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और मुस्कुराई, तुम खाओ, खाते रहो, सबको खाओ, जल्दी करो और अपनी साधना का स्तर बढ़ाओ। अध्याय 1573। गुफा में ज्यादा लाशें नहीं थीं। उस छोटी चिड़िया का पेट मानो अथाह था और उसे सब खा जाने में ज्यादा देर नहीं लगी। हालांकि उसका राज्य लगातार ऊंचा होता जा रहा था। अंततः वह सौभाग्य के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। अगर वह खूंखार जानवरों को खाता रहा तो कोई सुधार नहीं होगा।
सौभाग्यशाली 9वीं छोटी गौरैया सौभाग्यशाली 4थी और 5वीं परत के उन क्रूर जानवरों के टुकड़ों को एक एक करके आसानी से काट सकती थी। अर्जुन उस छोटे से पक्षी को उठाकर उसके शरीर पर रूंस को सहलाया। क्या ये चीज हमेशा उस पर रहती है? उसने पूछा। यह अभी भी मुझ पर है, मेरे चेहरे पर नहीं है। छोटी चिड़िया ने डकार ली और राजसी अंदाज में इशारा किया। अर्जुन ने कहा, क्या तुम अभी भी खा सकते हो? वह राक्षस वृक्ष कुछ छोटे क्रूर जानवरों से लिपटा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकड़ लूंगा। अर्जुन पेड़ के छेद से बाहर उड़ गया और पेड़ के दानव के हाथों से 3 अच्छे भाग्य 8वें चरण के जानवरों को जबरदस्ती छीन लिया। छोटा पक्षी दौड़कर आया और एक खूंखार जानवर के सिर के पिछले हिस्से पर काट लिया। एक खूंखार जानवर जैसी दिखने वाली उस छोटी चिड़िया के नुकीले दांत लोगों को डरा रहे थे। वह खूंखार जानवर पहले ही राक्षस वृक्ष में समा चुका था और उसकी सारी चेतना चली गई थी और उसे प्रतिरोध करना भी नहीं आता था। जब छोटी चिड़िया ने एक खूंखार जानवर को खा लिया तो उसका दायरा थोड़ा ऊपर उठ गया। फिर एक और जानवर को खाने के बाद वह फिर से ऊपर उठ गई। उन तीनों को खाने के बाद वह पहले से ही दिव्य मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर था। अर्जुन और बड़ा सांप दोनों बेहद ईर्ष्यालु थे। धिक्कार है, भयंकर जानवरों को सीधे खाने से उनका साधना क्षेत्र भी बढ़ सकता था। ये बहुत ईर्ष्यालु था। अंत में छोटी गौरैया ने राक्षस वृक्ष की ओर एक उदास दृष्टि डाली। राक्षस वृक्ष ने ये पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी थी। जब नन्ही चिड़िया उसे घूर रही थी तो विशाल वृक्ष का तना कांपने लगा। हे भगवान, उससे तो भयंकर जानवर भी डरते हैं। अर्जुन की आंखें चमक उठी जब उसने एक पेड़ की बेल काटकर छोटी गौरैया को दी। रुको, मैं इसे काटकर तुम्हारे खाने के लिए लाता हूँ। भयंकर जानवर वृक्ष दानव दिव्य मार्शल आर्ट्स के दूसरे और तीसरे स्तर के बीच था, इसलिए छोटे पक्षी को काटने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने बेल का एक छोटा सा हिस्सा काटा और उसे छोटी चिड़िया को खिला दिया। छोटे पक्षी को अपना भोजन निगलते हुए देखकर अर्जुन का दिल अतुलनीय रूप से शांत हो गया। उसने संयोगवश एक आश्चर्यजनक तथ्य की खोज की थी और उसने वास्तव में इससे बहुत कुछ हासिल किया था। इस छोटे से जीव की खेती की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। जब तक वह इसे खा सकता था उसकी खेती बढ़ती ही रहती थी। इसके अलावा मानव मार्शल कलाकारों के विपरीत मानव मार्शल कलाकारों को नए उभरे हुए क्षेत्र को धीरे धीरे आत्मसात करने के लिए एक संक्रमणकालीन दौर से गुजरना पड़ा। साथ ही क्षेत्र में अचानक वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई कमी को पूरा करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी भरनी पड़ीं। हालांकि नन्हे गौरैया को इसकी जरूरत नहीं थी। वह सीधे खूंखार जानवरों की लाशें खाता था। एक तरफ उन लाशों से उसे ऊर्जा मिलती थी तो दूसरी तरफ उसे पोषक तत्व भी मिलते थे। एक पेड़ की बेल खाने के बाद छोटा पक्षी दिव्य मार्शल आर्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने फिर से काटा और खाया। धीरे धीरे लिटिल स्पैरो दिव्य मार्शल आर्ट्स के तीसरे स्तर पर पहुंच गया, जो वृक्ष दानव के समान स्तर था। पेड़ का दानव स्तब्ध था। अगर सचमुच उसके चेहरे पर कोई भाव था तो वह उस छोटी चिड़िया से जरूर डर रहा होगा। इस समय नन्हा पक्षी अर्जुन की पिछली हरकतों की नकल करते हुए हवा में तैरने लगा। उसने अपना छोटा सा हाथ अपनी आंखों के सामने रखा और उस अतुलनीय रूप से विशाल पेड़ के तने की ओर देखा। उसके मांसल चेहरे पर कुछ उलझन सी थी। शायद वह ये नाप रहा था कि उसका पेट पेड़ को थाम पाएगा या नहीं। अर्जुन ने संकोच से पूछा और छोटी गौरैया ने पेड़ के तने की ओर इशारा करते हुए कहा, कीड़े से बना लकड़ी का पेड़। अर्जुन ने सुधारा, यह कोई कीड़ा नहीं है, यह एक पेड़ है। ये पेड़ नहीं है, इसे पेड़ कहा जाता है। छोटी चिड़िया ने सिर हिलाकर कहा, ये लकड़ी का कंघा नहीं है, ये स्वादिष्ट है। अर्जुन ने कहा, अगर आप इसे नहीं हटाते हैं तो यह एक पेड़ है, अगर यह स्वादिष्ट है तो खाना जारी रखें। अर्जुन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह उस छोटी चिड़िया को खाना खिलाता रहा। वह ये जानने को भी उत्सुक था कि यह नन्हा सा जीव कितनी दूर तक जा सकता है। परिणामस्वरूप नन्ही चिड़िया ने पूरे रास्ते पागलों की तरह खाया, लेकिन उसकी खेती के आधार में वृद्धि भी धीमी हो गई। वह पहले ही दानव वृक्ष के दायरे को पार कर चुका था।
खूब खाने के बाद वह दिव्य युद्ध कला के चौथे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो गया। लगभग हो गया। अर्जुन ने लिटिल स्पैरो वेलवेट के सिर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, चाहे तुम इसे कितना भी खा लो, कोई खास सुधार नहीं होगा। बदकिस्मती से तुम्हें सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट खाने का मौका नहीं मिलेगा, वरना तुम में भी सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट के गुण होने चाहिए। चलो चलें, ये जगह छोड़ो और बाहर देखो। बड़ा सांप अर्जुन के बाएं हाथ पर लौट आया। अर्जुन ने छोटी चिड़िया को उठाया और जमीन पर दौड़ा और जमीन पर लौट आया। 30 सेंटीमीटर लंबी गौरैया शान से आगे चल रही थी। यह आदमी जम्हाई लेते हुए एक बेल को नीचे खींच रहा था और फल को सूंघ रहा था। अनंत वृक्ष इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने रास्ता बना लिया। ये जानवर अर्जुन से बिल्कुल नहीं डरते थे। वे अर्जुन पर हमला भी कर सकते थे, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उस छोटी चिड़िया के शरीर पर भी अग्नि के निशान थे। वे उस छोटी चिड़िया से डरते थे। इस समय नन्हा पक्षी अपने बाएं पैर से फूलों के रास्ते पर साइकिल चला रहा था। वह उस गुलाबी बेहद खूबसूरत आदमखोर फूल को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था। फूल को इस हद तक खींचा गया कि वह लगातार कांपने लगा। उसने पक्षी को जोर से धक्का दिया, लेकिन उसे काटने की हिम्मत नहीं हुई। स्वूश! उसने एक फूल की पंखुड़ी तोड़ी, उसे सामने रखकर सूंघा, फिर उसने उसे यूं ही फेंक दिया और खींचता रहा। अर्जुन ने अपने सिर के पीछे एक झटका मारा और कहा, तुम हमेशा इस फूल के साथ क्या कर रहे हो? छोटे अमर, तुम मुझ पर बहुत कर्जदार हो। इस क्षण आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। सन्नाटा इतना भयानक था कि पेड़ पौधे भी हिल नहीं रहे थे। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। उसने उस नन्ही चिड़िया को अपनी बाहों में भर लिया और अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उन्होंने किसी भी उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया। हालांकि संयंत्रों की अचानक शांति ने स्पष्ट रूप से संकट के आगमन का पूर्वाभास करा दिया। सावधान रहो, बड़े सांप ने कहा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन इसने पौधों को इतना डरा दिया है कि वे हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि यह कोई ताकतवर जीव हो, लेकिन मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और पक्षी को अपने कंधे पर रख लिया, जबकि उसका दाहिना हाथ उसके पीछे कृपाण के मूठ को पकड़ने के लिए वापस आ गया। उसने महसूस किया कि कोई चीज उसकी ओर आ रही है, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे उसमें कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। भले ही वह एक शाश्वत जानवर ही क्यों न हो, वह उसके भीतर एक साम्राज्य के अस्तित्व को महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। यह बाईं ओर पीछे है। सांप अचानक चिल्लाया, जीवन शक्ति में हल्का सा उतार चढ़ाव है। घूमो। अर्जुन अचानक घूम गया, लेकिन उसे अभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। जीवन शक्ति में इस तरह का उतार चढ़ाव बहुत हल्का था, बहुत सूक्ष्म। केवल बड़ा सांप ही इसका संकेत समझ सकता था। यह क्या है? अर्जुन ने उस दिशा में देखा और धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ पकड़ ली और बाएं हाथ से मिंग्यू हाउतियान दर्पण पकड़ लिया। वहां घना जंगल धीरे से हिला। उसके पीछे एक पीले खोल से ढका हुआ लंबा पैर बाहर निकला। पीले कवच के पैरों पर अजीब चांदी के निशान चमक रहे थे। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रजत रक्त क्रूर जानवर। अर्जुन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। बेशक वे फिर भी मिले। अनंत जानवरों में रजत रक्त जानवर असाधारण रूप से उच्च पद का था, और उस चीज ने अंततः अपना असली शरीर प्रकट कर दिया था। अर्जुन ने देखा कि यह बहुत ही सुंदर जानवर था। पूरा शरीर खाकी पीले रंग का था और कुल मिलाकर आकृति बेहद चिकनी और सुव्यवस्थित थी। पहली नजर में वह एक लंबी 3 मीटर लंबी महिला योद्धा जैसी लग रही थी। सैन्य वर्दी में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका शरीर पतला और लंबा है, लेकिन खुरदुरा नहीं है। इसके पैर श्वान कैनाइन दांतों की तरह आगे की बजाय पीछे की ओर मुड़ते हैं। उसके चेहरे पर हीरे के आकार का एक मुखौटा था, जिससे सिर्फ एक जोड़ी अजीब सी सफेद आंखें दिखाई दे रही थीं। सफेद आंखों पर कोई रक्तरेखाएं नहीं थीं, बल्कि वह एक चांदी का रेशा था। मैं इसके उतार चढ़ाव को क्यों महसूस नहीं कर सकता? अर्जुन का दिल उसके गले तक आ गया और अवचेतन रूप से वह कुछ कदम पीछे हट गया। सर्प ने कहा, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत सघन और सीमित है, लेकिन ऐसे सभी जीव अत्यंत डरावने हैं। अध्याय 1574। लेकिन यह आदमी किस लोक में है?
अर्जुन ने कृपाण की मूठ पकड़ी और धीरे धीरे पीछे हटता रहा। साथ ही उसने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंख खोलकर उसके लोक का निरीक्षण किया। यद्यपि वह उसके अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था, फिर भी जब वह अर्जुन के सामने खड़ा होता था और अपनी बिजली जैसी आंखों से उसे देखता था तो वह कुछ चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मार्शल सेज स्तर 1। अर्जुन ने राहत की सांस ली। यह एकदम सही स्थिति थी। उसकी कृपाण की रोशनी मार्शल सेन क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर थी और मार्शल सेन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक रजत रक्त विशेष जानवर को एक ही कृपाण प्रहार से मारना शायद पर्याप्त नहीं होता। मार्शल सेन क्षेत्र के पहले स्तर पर यह रजत रक्त विशेष जानवर सबसे अच्छा लक्ष्य था। यदि वह इसे काट देता तो वह अपने लिए लड़ने के लिए एक रजत रक्त दुष्ट जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता। अर्जुन का दाहिना हाथ उत्तेजना से कांप रहा था, लेकिन उसने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। रजत रक्त भयंकर जानवर न हिला, न ही वह हिला। उसे उस पल का इंतजार करना पड़ा जब रजत रक्त भयंकर जानवर हमला करने की पहल करेगा, फिर उसे काट डालेगा। इस तरह ब्लेड की रोशनी से बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से अर्जुन की व्यक्तिगत सुरक्षा और भी अधिक खतरनाक हो जाएगी। हालांकि इस तरह का खतरा उठाना उचित था। अरे, अर्जुन इंतजार कर रही थी कि अचानक उसने देखा कि रजत रक्त दुष्ट राक्षस के चेहरे पर हीरे के आकार का मुखौटा एक फुसफुसाहट के साथ फट गया। मुखौटे के दोनों हिस्से उड़ते हुए चांदी के पंखों की तरह उसके कानों तक पहुंच गए और उसका चेहरा सचमुच एक औरत का चेहरा था। और हाँ, वह बेहद ठंडा और खूबसूरत था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इतना मानव। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके रूप रंग की तो बात ही छोड़िए, एक खूंखार जानवर जैसी उसे तो मुखौटा पहनना भी आता था। ये मुखौटा उसे किसने दिया? सांप बोला, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। किसने कहा कि मुखौटा पहनना सिर्फ इंसानों के लिए है? असल में इंसानों के मुखौटे जानवरों से प्रेरित होते हैं। प्रकृति में कई कीटों के मुखौटे होते हैं। आमतौर पर वे अपने चेहरे, आंखों और मुंह को ठोस कवच से ढक लेते हैं। केवल तभी जब उन्हें खाने की जरूरत होती है वे मुखौटे हटाते हैं। ओह हाँ, मैं इसे निश्चित मानता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। कई अरचिंद और कुछ दुर्लभ मकड़ियाँ भी सचमुच ऐसी ही थीं। वे अपने चेहरे ढके रहते थे। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि यह रजत रक्त दुष्ट जानवर उस पर हमला करने वाला है? अर्जुन उत्तेजित हो गया। उसने मिंग्यू हाउतियान दर्पण अपने सामने रख दिया। जैसे ही रजत रक्त दुष्ट राक्षस उसकी ओर झपटा, उसने तुरंत एक ब्लेड की रोशनी छोड़ी, जिससे आक्रमण की स्थिति में उसके लिए बचना मुश्किल हो गया। अर्जुन का पूरा शरीर अपनी चरम सीमा तक सक्रिय हो गया था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में पहुंच गया। रजत रक्त दुष्ट राक्षस भी हिल गया। वह थोड़ा नीचे झुका और इशारा किया कि वह हमला करने वाला है। इसी समय एक दुर्घटना घटी। अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि एस्ट्रल क्यूई के 5 मजबूत उतार चढ़ाव उसकी ओर उड़ रहे हैं। जैसे ही अर्जुन को इसका आभास हुआ, रजत रक्त दुष्ट जानवर ने भी इसे भांप लिया। उसने तुरंत अपना शरीर पीछे की ओर कर लिया। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी। उसी समय आकाश से तीव्र प्रकाश की 5 किरणें उतरीं, जो जमीन पर गिरी और 5 लंबे मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में बदल गईं। ये 5 लोग 4 पुरुष और 1 महिला थे। बिना किसी अनुमान के उन्हें पता था कि वे निश्चित रूप से बाई कुल के स्वर्गीय वचन पीढ़ी के विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 5 लोग मार्शल सेन क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। अगर उन्होंने मार्शल सेन क्षेत्र के पहले स्तर के रजत रक्त वाले क्रूर जानवर से लड़ने के लिए मार्शल सेन क्षेत्र के 5वें स्तर का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, तो वे केवल स्वर्गीय वचन के शीर्ष विशेषज्ञ थे। बस एक छोटी सी बात है, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। अर्जुन ने थूका और पीछे हटने लगी। इस तरह के स्थान पर मनुष्यों से मिलना चांदी के रक्त वाले जानवरों से मिलने से भी अधिक खतरनाक था। 4 पुरुषों और 1 महिला के जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने जल्दी से घेरा तोड़ दिया और सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट को घेर लिया। लंबी महिला ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, आप कौन हैं? आप अंदर कैसे आईं? अर्जुन अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। सौभाग्य से वे सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट से निपटने में व्यस्त थे, इसलिए उनके पास उसे परेशान करने का समय नहीं था।
क्या आप गिल्ड के सदस्य हैं? महिला ने भौहें चढ़ाकर अर्जुन की ओर देखा। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप अब और मरना नहीं चाहते? अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं सेफ्टी सिटी में पानी पहुंचा रहा हूँ। महिला ने कहा, पहियों की कतार लगाओ। वे पांचों एक एक कदम पीछे हटने लगे। पहला व्यक्ति 1 कदम पीछे हटा, दूसरा व्यक्ति 5 कदम पीछे हटा, तीसरा व्यक्ति 10 कदम पीछे हटा और इसी तरह आगे भी। वे रथ युद्ध में रजत रक्त क्रूर जानवर का उपभोग करने जा रहे थे। उसी समय उस महिला ने अर्जुन पर एक लंबी तलवार तान दी। तलवार पर सवार दीपक क्यूई चीख रहा था, अर्जुन को किसी भी क्षण वहीं मार डालने के लिए तैयार। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि वह स्वर्गीय शब्द क्षेत्र के 5वें स्तर के मार्शल संत विशेषज्ञ से निपटने में सक्षम होगा। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, संघ में मार्शल संत स्तर से नीचे के कुछ ही सदस्य हैं। अगर हैं भी तो वे 6 सम्राटों की दुनिया से हैं। उन्हें अन्य संप्रदायों द्वारा अनुशंसित किया गया था। आप कौन हैं? मुझे अपनी पहचान बताएं, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट डालूंगा। अर्जुन ने जल्दी से कहा, मैं उत्तरी सम्राट महाद्वीप और स्वर्गीय सागर संप्रदाय का शिष्य हूँ। अर्जुन चिंतित था। रजत रक्त दुष्ट जानवर ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? जल्दी करो और लड़ो। अगर वे लड़ेंगे तो उसके पास भागने का मौका होगा। 5वें स्तर पर 5 मार्शल संत। क्या तुम मजाक कर रहे हो? महिला ने कहा, खुद को साबित करो, जल्दी करो। अर्जुन असहाय था। वह केवल ताओ विकास के 13 अध्यायों से रहस्यवादी स्तर की शुरुआती क्यूई शोधन तकनीकों का एक सेट चुनकर उसे वहीं वितरित कर सका। जब अर्जुन मोलिंग के साथ 6 सम्राटों की दुनिया में गया तो सबसे पहले जिस संप्रदाय की खोज की गई वह स्वर्गीय सागर संप्रदाय था। उसे स्वर्गीय सागर संप्रदाय के ताओ विकास के 13वें अध्याय की भी गहरी समझ थी। अब उसका उपयोग करना स्वाभाविक रूप से आसान था। जैसी कि उम्मीद थी, महिला ने अपनी सुरक्षा हटा ली और राहत की सांस ली। वह चिल्लाई, हमने इस इलाके को पहले ही सील कर दिया है। तुम अंदर कैसे आए? अर्जुन ने कहा, मैं पानी भेजने में अपना रास्ता भूल गया और फिर इस क्षण रजत रक्त दुष्ट जानवर अंततः चले गए। वह एक चांदी की छाया में बदल गई और अचानक पहले स्वर्गीय शब्द क्षेत्र विशेषज्ञ की ओर बढ़ी। हुआन यी, उस मिनियन के साथ अपनी सांसें बर्बाद करना बंद करो, जल्दी करो और यह करो। 5वें स्तर के मार्शल संत स्वर्गीय शब्द क्षेत्र विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा, ये व्यक्ति दहाड़ा सर्वोच्च तानाशाह शरीर। भले ही यह वास्तविक था, फिर भी यह रजत रक्त क्रूर जानवर की ओर बढ़ा। झनकार, स्वर्गलोक विशेषज्ञ की तेज तलवार की धार सीधे रजत रक्त दुष्ट जानवर के कंधे पर लगी। रजत रक्त दुष्ट जानवर के तेज पंजों में से एक ने विशेषज्ञ की कलाई को भी जकड़ लिया। दोनों एक साथ एक दूसरे से टकराए और दोनों को एक तीखी धातु जैसी आवाज सुनाई दी। दोनों आवाजें एक साथ उठी, मानो एक ही आवाज हो। चौंकाने वाली बात यह थी कि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ तुरंत पीछे की ओर उड़ गए और उनके मुंह से खून की बड़ी धार निकली। दूसरी ओर रजत रक्त दुष्ट जानवर केवल 5 से 6 मीटर पीछे खिसक गया और उसके कंधे पर आधे इंच से भी कम गहरा एक छोटा सा अंतर दिखाई दिया। अर्जुन का दिल कांप उठा। चांदी के खून वाला वह दुष्ट जानवर वाकई बहुत शक्तिशाली था। किसी को ये जानना था कि डार्क नॉर्थ बीस्ट रेस की सुंदरियां उन जानवरों से निपटते समय एक ही चाल में अनंत जानवरों को वश में करने में सक्षम थी जो उनसे 3 छोटे लोगों नीचे थे। स्वर्गीय क्षेत्र के बाई वू ने 2 या 3 चालों में ही उस सुंदर आदमी को बेहोश कर दिया। इसके आधार पर स्वर्गीय शब्द निर्माण विशेषज्ञ उसी स्तर के शाश्वत क्रूर जानवरों से लड़ने में सक्षम होंगे। बेशक यह अर्जुन से कहीं कमतर था। हालांकि इस समय एक 5वें स्तर का मार्शल सेंट हेवनली रियल्म विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से एक प्रथम स्तर के मार्शल सेंट ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट से 4 छोटे दायरे ऊपर था, लेकिन उसे एक ही चाल में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस रक्त पीने वाले क्रूर जानवर और एक साधारण क्रूर जानवर के बीच का अंतर बहुत चौंकाने वाला था। वह महिला अर्जुन से सवाल पूछने में बहुत आलसी थी। जब उसे पता चला कि अर्जुन दुश्मन सेना का सदस्य नहीं है तो उसने अपना सारा ध्यान खून पीने वाले क्रूर जानवर पर लगा दिया। रथ युद्ध, उसने डांटा। अध्याय 1575। दूसरे स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ ने तुरंत अपने सर्वोच्च तानाशाह शरीर को मुक्त कर दिया और रजत रक्त दुष्ट जानवर के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ गया।
जैसे ही दोनों पक्ष अलग हुए, तीसरा स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ भी आगे बढ़ा और फिर से लड़ने लगा। इसके तुरंत बाद चौथा भी आगे बढ़ा और फिर सबसे आखिर में महिला आगे बढ़ी। रजत रक्त दुष्ट जानवर के विरुद्ध स्त्री के युद्ध के बाद स्वर्गलोक की पहली विशेषज्ञ पहले से ही तैयार थी। जब स्त्री और दुष्ट जानवर अलग हुए तो वह आगे बढ़ी। अर्जुन विचारशील था। इस तरह की लड़ाई शैली बहुत चतुराईपूर्ण थी। तथाकथित रथ युद्ध का आमतौर पर यह मतलब होता था कि यदि एक व्यक्ति असफल होने के बाद ऊपर चढ़ जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसे फिर से चुनौती देता है और फिर वे एक चक्र में आगे बढ़ते हैं। हालांकि स्वर्गीय चरित्र पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच तथाकथित रथ युद्ध ऐसा नहीं था। वे एक व्यक्ति के असफल होने का इंतजार नहीं करते थे, तभी दूसरा व्यक्ति उसकी भरपाई कर पाता था। इसके बजाय पहला व्यक्ति कोई चाल चलता और दूसरा व्यक्ति तुरंत उसकी भरपाई करने के लिए आगे आता। इस तरह से लड़ना 5 लोगों को एक व्यक्ति के रूप में देखना था। उन 5 ने मिलकर लड़ाई में अंतर को कम करने के लिए पूरी तरह से काम किया। हालांकि इस राउंड के बाद वे सभी 5 घायल हो गए। बाई हुआनी नाम की महिला चिल्लाई, बाई हाओ, आप पृथ्वी तत्व की शीर्ष विशेषज्ञ हैं। 5 लोगों के बीच से एक असाधारण रूप से हट्टा कट्टा आदमी बाहर कूद पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह दहाड़ा। पृथ्वी प्रकार का अधिपति शरीर अधोलोक। झेंग बाई हाओ का शरीर तुरंत लोहे के हरे रंग में बदल गया। इस तरह के अत्याचारी शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर से निकलने वाली ध्वनि किसी विशाल कृपाण की कांपती हुई गर्जना जैसी थी। उसका शरीर तुरंत कई गुना भारी हो गया और वह तेजी से बड़े बड़े गड़गड़ाते कदमों से रजत रक्त क्रूर जानवर की ओर बढ़ा। रजत रक्त भयंकर जानवर भी आगे बढ़ गया और युद्ध के बीच में दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। धमाका, ऊर्जा की एक तेज लहर फूट पड़ी जिसने अर्जुन को पीछे की ओर उड़ा दिया। प्रचंड हवा के कारण अर्जुन अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। तो अत्याचारी कई प्रकार के होते हैं। अर्जुन का दिल भारी हो गया। इससे पहले उसने केवल कुछ ही तानाशाह निकायों को देखा था और अब ऐसा लग रहा था कि तानाशाह निकाय न केवल सार्वभौमिक प्रकार के थे बल्कि वे विशेषता प्रकार के भी थे। पृथ्वी शिरा मार्शल कलाकारों के दृष्टिकोण से पृथ्वी तत्व अधिपति शरीर एक प्रकार की अधिपति शरीर तकनीक थी जो पृथ्वी तत्व मार्शल कलाकारों की सबसे मजबूत जन्मजात विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकती थी। जाहिर है बाई कबीले के पास नेदर आयरन था। अर्जुन ने इसे वेलुरियम संप्रदाय में पहले भी देखा था, इसलिए बाई हाओ को नेदर आयरन अधिपति काया का उपयोग करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जहां तक नीदर मेटल का प्रश्न है, इसका अनंत जानवरों पर निरोधक प्रभाव था। इस बार जब वे दोनों टकराए तो बाई हाओ 10 मीटर पीछे खिसक गया और सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट भी 10 मीटर पीछे खिसक गया। वे दोनों पहले से ही बराबरी पर थे। फिर से चार्ज करें, बाई हुआनी चिल्लाए। बाई हाओ ने तुरंत बड़े कदम उठाए और रजत रक्त क्रूर जानवर की ओर दौड़ा। उसी समय बाई हुआनी ने कहा, श्वेतापदा, संगीत हमला, दुष्ट जानवर की रक्षात्मक शक्ति को कमजोर करो। एक खूबसूरत आदमी समूह से बाहर निकला। उसका शरीर कांप रहा था और उसके पीछे 13 परछाइयां दिखाई दी। सर्वोच्च अधिपति का शरीर। बाई जिंग का शरीर कांप उठा और उसका शरीर तुरंत धातु का रंग हो गया। उसके पीछे एक साया एक अस्पष्ट धुन बजाने लगा। यू जिशांग। बाई जी के चिल्लाने के बाद उन्होंने यू शियाओ को भी उठाया और अपने ही एक प्रेत के साथ खेलने लगे। ये यून जिशांग प्रेम का एक दौर था, एक मंद और दयनीय उदासी जिसने लोगों को अपने जीवन में असहाय और दुखी महसूस कराया। उन्होंने मरने और इस जटिल दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया। यह अर्जुन के लिए भरिंगों को निगलने का समय नहीं था। वह हवा के प्रभाव को महसूस कर सकता था। एक क्षण के लिए अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसके मन में अपनी कृपाण निकालकर आत्महत्या करने की इच्छा हुई। बच्चे अर्जुन, अपने दाव हृदय की रक्षा करो, बड़ा सांप चिल्लाया। अर्जुन की आत्मा तुरंत कांप उठी। उसका क्रोध उसके आध्यात्मिक सागर में डूब गया और उसने अपने दाव हृदय की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, धुन को खुद पर हावी न होने दिया। उसी समय बाई कैलामिटी ने भूमिका निभाई। उसने बाई हाओ और जानवर के बीच टकराव का फायदा उठाया और दूर तैरने लगा तथा यू शियाओ का उपयोग करके सिल्वर ब्लड बीस्ट के शरीर पर हमला किया। झनकार, बांसुरी उस क्रूर जानवर के माथे पर लगी।
चांदी जैसे खून वाले क्रूर जानवर की मजबूत सुरक्षा अचानक फीकी पड़ गई। बाई हुआनी चिल्लाई, बाई हाओ, इसे फिर से मारो। बाई कैलेमिटी इसे कमजोर करने का मौका ढूंढ रही है। बाई वुचेन, हमले के लिए तैयार हो जाओ। बाई हाओ ने उसके कंधे को पकड़ा और आगे बढ़ा। एक जोरदार आवाज के साथ वह सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट के शरीर से जोरदार टक्कर मार दी। श्वेत आपदा उड़कर आए और यू शियाओ ने दूसरी बार जानवर के माथे पर थप्पड़ मारा। जहां तक दूसरे विशेषज्ञ का प्रश्न है, उसने अपने हाथ में एक हरे रंग की तलवार पकड़ी और उस क्रूर जानवर की पीठ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी तलवार से क्रूर जानवर के हृदय के पिछले हिस्से में छेद कर दिया। ये तलवार वास्तव में नीदर आयरन से बनाई गई थी और इस तलवार ने क्रूर जानवर की त्वचा की रक्षा को भेद दिया, लेकिन केवल 1 इंच तक ही वार किया। बाई वुचेन लंबी तलवार को जोर से आगे बढ़ाता रहा। उसकी बांह पर लिपटी अत्याचारी आभा उसे एक शक्तिशाली प्रेरणा दे रही थी। हालांकि इस तलवार को अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। क्रूर जानवर दहाड़ा और अपनी तलवार से बाई वुचेन पर वार किया। जब तक उसने बाई वुचेन को थपथपाया, बाई हाओ पहले ही उसके कंधों को पकड़ चुका था और फिर से दौड़कर उसके पास आ गया था। स्वर्ग, पृथ्वी, बंद करो, बाई हाओ गुस्से से दहाड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अचानक अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और बायां हाथ नीचे गिर गया। एक विशाल एस्ट्रल क्यूई डिस्क आकाश में डूब गई और एक विशाल एस्ट्रल क्यूई डिस्क जमीन से ऊपर उठी। 2 विशाल डिपर क्यू डिस्क एक दूसरे से बुरी तरह टकराईं और एक सर्पिल वायु प्रवाह में विलीन हो गईं। बाई हाओ ने गहरी सांस ली और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने कंधे को थाम लिया। भयानक सर्पिल ऊर्जा तुरंत उसके कंधे पर सिकुड़ गई और एक मोटे कवच में बदल गई। टकराना, इस आरोप की शक्ति बहुत अधिक चौंकाने वाली थी। अर्जुन बस बगल से देख सकता था और महसूस कर सकता था कि हमला कितना भयंकर था। अगर वह उससे टकराता तो शायद मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर पर 5-6 साधारण जानवरों को सीधे कुचल देता, है ना? हालांकि सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट की प्रतिक्रिया की गति अत्यंत आश्चर्यजनक थी और इसकी युद्ध चेतना भी भयानक थी। उसने संभवतः यह अनुमान लगाया था कि इस आक्रमण का भयावह पहलू ये था कि उसने आमने सामने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि एक हल्के शरीर के साथ आगे की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही बाई हाओ उससे टकराया, उसके बाएं पंजे ने तेजी से बाई हाओ के कंधे पर थपथपाया। उसने गति पकड़ी और ऊपर की ओर तैरते हुए हमले को बखूबी चकमा दे दिया। इस समय बाई जिंग भी तैरकर ऊपर आया। उसके हाथ में जेड की छाया तीसरी बार जानवर के कंधे से टकराई, जिससे जानवर की सुरक्षा थोड़ी कमजोर हो गई। जहां तक बाई वुचेन का सवाल है, वह पहले से ही तैयार था। उसका शरीर सीधी सफेद रोशनी की किरण में बदल गया और एक फुसफुसाहट के साथ वह दूर से उस खूंखार जानवर की पीठ की ओर झपटा। इसके अलावा इस बार तलवार जिस स्थान पर लगी थी वह बिल्कुल वही थी तथा पिछली बार के घाव पर एकदम सटीक चोट लगी थी। नीदर आयरन तलवार ने एक बार फिर उसी घाव को छेद दिया, जिससे घाव लगभग 2 इंच गहरा हो गया। रजत रक्त दुष्ट जानवर की युद्ध चेतना वास्तव में बुरी नहीं थी, लेकिन 2 मुट्ठियों से 4 हाथों को हराना मुश्किल था। स्वर्ग लोक के 5 विशेषज्ञ भी अत्यंत उत्कृष्ट युद्ध चेतना वाले विशेषज्ञ थे। सांप ने कहा, जियांगनान बदमाश, मौके की तलाश बंद करो। ऐसा लगता है कि मछुआरे का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं है। मुझे डर है कि यह क्रूर जानवर मरने वाला है। चलो जल्दी से पीछे हटो। अर्जुन ने आह भरी और तुरंत दूर भाग गया। वह इसलिए रुके थे ताकि देख सकें कि क्या कोई संभावना है। अगर दोनों पक्ष हार जाते तो यही सबसे अच्छा नतीजा होता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस विचार को साकार करना असंभव है। अध्याय 1576। अर्जुन अभी भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके लिए एक भी मार्शल सेंट फर्स्ट स्टेज जानवर का सामना करना आसान नहीं था। इतना अच्छा अवसर बाई कबीले के लोगों ने छीन लिया। भागते समय उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि बाई हुआनी भी लड़ाई में शामिल हो गई थी। उसके हमले का मतलब था कि लड़ाई खत्म होने वाली थी। बाई कबीले
कबीले की मार्शल आर्ट तकनीकें वाकई उत्कृष्ट हैं। न सिर्फ अकेले लड़ने की उनकी क्षमता उत्कृष्ट है, बल्कि वे मिलकर भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। सांप ने भावुक होकर आह भरी, बाई कबीले की मार्शल आर्ट तकनीकें वाकई उत्कृष्ट हैं। भगवान ही जाने कि बाई वुया किस तरह का विशेषज्ञ है, वह वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। अर्जुन ने ठंडे चेहरे से कहा, ये सच है कि आप उत्कृष्ट हैं, लेकिन आपने इसका उपयोग सही रास्ते पर नहीं किया। अर्जुन उत्तर की ओर बढ़ता रहा। खूंखार जानवरों को मारना तो बस एक साधारण काम था और ड्रैगन के शल्कों की तलाश ही मुख्य लक्ष्य था। अगर उसे ड्रैगन स्केल मिल जाता तो वह डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले को बचा पाता। इसके अलावा वह गिरी हुई स्वर्गीय बिजली भी हासिल कर पाता। एक दिव्य बिजली का बोल्ट सीधे अर्जुन को 2 या 3 महान क्षेत्रों में छलांग लगाने के लिए मजबूर कर सकता था, और यह कोई छोटी बात नहीं थी कि वह मार्शल संतों की श्रेणी में कूद गया। पीछे की ओर जैसे जैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर होता गया, वहां से आने वाली युद्ध की लहरें कमजोर होती गईं। इस बार बाई कबीले ने महंगा नेदर आयरन लाने में भी खूब पैसा लगाया है। ऐसा लगता है कि वे एक ही बार में बड़ी फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा। सर्प ने कहा, हाँ, बाई स्वर्गीय कुल के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं और उन्हें बहुत सारे पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता है। खपत आश्चर्यजनक है। इसके अलावा वे बाई वुडाओ की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा पत्थरों की खपत खगोलीय है। अर्जुन का गहरा विश्वास था कि उसके अधीन केवल 300 अधीनस्थ थे और उन सभी को लगा कि पवित्र आत्मा पत्थरों की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। और बाई कबीले का क्या? बाई कबीले के सदस्यों की संख्या शायद लाखों में थी। हर व्यक्ति ने सिर्फ एक पवित्र आत्मा पत्थर दिया था, यानी कई लाख। इतने सारे लोगों को पालने के लिए बाई कबीले जैसा विशालकाय परिवार भी इसे संभाल नहीं पाएगा। बेतहाशा भागते हुए बड़ा सांप अचानक चिल्लाया, अर्जुन रुको, मैं एक असाधारण शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता हूँ। अर्जुन जल्दी से रुका और आसपास का नजारा देखा। उसने पाया कि वह पहले ही एक बंजर रेगिस्तान में पहुंच चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ही दूरी पर घना हरा भरा जंगल था और उसके पैरों के नीचे एक अजीब सा लोहे जैसा हरा रेगिस्तान था। उसने मुट्ठी भर रेत हाथ में ली। रेत लोहे के चूर्ण जैसी थी, लेकिन असली लोहे से कहीं ज्यादा सख्त थी। क्या है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। सांप ने कहा। बाएं तरफ 56 मील की दूरी पर एक तेज जीवन शक्ति चमकी। हालांकि उसने तुरंत खुद को छिपा लिया, लेकिन वह मेरी नजरों से बच नहीं पाए। जल्दी से उसे खोजो। बहुत संभव है कि वह एक उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटी हो। आत्मिक जड़ी बूटियां। एक विचार के साथ अर्जुन तुरंत बाईं ओर तैरने लगा। बहुत समय हो गया था जब उसने कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी इकट्ठा की थी, इतना अधिक कि अर्जुन ऐसी चीज की तलाश करना लगभग भूल ही गया था। ये बहुत अच्छा होगा यदि उसे ग्रेड 7 या उससे ऊपर की स्पिरिट जड़ी बूटी मिल जाए। इस समय अर्जुन सचमुच साधना के लिए प्यासा था। वह विशेष रूप से किसी भी ऐसी चीज के लिए उत्सुक था जो उसकी साधना को बढ़ा सके। ये सचमुच बहुत कम था। दिव्य मार्शल आर्ट का 7वां स्तर भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन हल्के से उड़ गया, जबकि बड़ा सांप उसे याद दिलाता रहा, लगता है वह आत्मा जड़ी बूटी फिर से हिल गई है। वह चुपचाप भाग रही है। अरे, एक आत्मा जड़ी बूटी जो भागने की चेतना रखती है, वह कम से कम 7वीं कक्षा की आत्मा जड़ी बूटी है। यह 8वीं कक्षा की आत्मा जड़ी बूटी भी हो सकती है। अर्जुन और भी अधिक उत्साहित हो गया। उच्च श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग स्पिरिट गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। जहां तक उच्च श्रेणी की स्पिरिट गोलियों की बात है, तो स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उन्हें बहुत चाहते थे। क्या वेलुरियम संप्रदाय के गुरु स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं? उन्हें लंबे समय से 8वीं श्रेणी की स्पिरिट गोलियों की चाहत थी। लानत है। छिपना बंद करो और उसका पीछा करो। मैं जितनी धीमी उड़ान भरूंगा वह उतना ही दूर भागेगा। अर्जुन निर्दयी था और उसने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी तथा आध्यात्मिक जड़ी बूटी का पीछा करने लगा। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों ने पहले ही उनके मार्ग खोज लिए थे, इसलिए उन्हें आगे भी चकमा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अर्जुन को पता चला कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। जैसे ही उसने अपनी उड़ान तेज की, आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी वास्तव में तेज हो गई।
इस समय आध्यात्मिक जड़ी बूटी हिंसक रूप से हिल रही थी और यहाँ तक कि अर्जुन भी अपने शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक जड़ी बूटी रेगिस्तान की सतह के नीचे बढ़ रही थी, जो पृथ्वी से बचने की तकनीक के समान थी। अर्जुन अपनी गति बढ़ाता रहा। अगर वह अपनी गति बढ़ाता तो आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी अपनी गति बार बार बढ़ा देती। जब अर्जुन ने अपनी गति को प्रकाश की गति तक बढ़ाने के लिए बिजली की अंतर्दृष्टि का उपयोग किया तो आध्यात्मिक जड़ी बूटी के भागने की गति वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई थी। क्या बकवास है, अर्जुन ने गुस्से से कहा। क्या मजाक है, ये तो बस एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, लेकिन ये पहले से ही उपप्रकाश की गति से भाग रही है। 1 मिनट से भी कम समय में अर्जुन ने पहले ही 700,000 ली का पीछा कर लिया था। हालांकि वह आत्मा जड़ी बूटी अभी भी भाग रही थी। यह असीम रेगिस्तान वास्तव में इतना विशाल था, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इसका अंत कहाँ है। मादरचोद, त्वरण सरणी, सबलाइट गति। अर्जुन ने दांत पीसते हुए तुरंत अपना अवतार छोड़ दिया। त्वरण मुहर बनाने के बाद उसने अपनी गति को उपप्रकाश की मानक गति तक बढ़ा दिया, जो 50,000 ली प्रति सेकंड तक पहुंच गई। प्रकाश की गति का लगभग 6ठा भाग। इस तथ्य के कारण कि अग्नि स्नान द्वारा पुनर्जन्म यहाँ अप्रभावी था, उसने बहुत तेजी से उड़ने की हिम्मत नहीं की ताकि उसके शरीर को गंभीर घर्षण चोटों से बचाया जा सके। प्रकाश की गति का 6ठा भाग पहले से ही उनके द्वारा चुनी गई सबसे सुरक्षित गति थी। निश्चय ही आध्यात्मिक जड़ी बूटी ने अपनी गति फिर से बढ़ा दी। बहरहाल, चाहे जो भी हो, इस बार वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी अर्जुन की गति की बराबरी नहीं कर सकी। उसकी गति ज्यादा से ज्यादा 30,000 मील प्रति सेकंड तक ही बढ़ सकती थी। आधे सेकंड से भी कम समय में अर्जुन ने एक झटके में उसे पीछे छोड़ दिया। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे के पार हुए, आध्यात्मिक जड़ी बूटी ने तुरंत दिशा बदल ली और वापस भाग गई। जैसे ही अर्जुन रुका, आध्यात्मिक जड़ी बूटी उस रास्ते की ओर काफी दूर तक दौड़ चुकी थी जहां से वह आई थी। अरे, क्या ये चीज मेरे साथ लुका छिपी खेल रही है? अर्जुन का चेहरा हरा हो गया। ये कैसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी? फिर भी उसके पास इतनी बुद्धि कैसे थी? छोटी गौरैया, भागो! अर्जुन ने पक्षी को बाहर फेंक दिया। वह छोटा पक्षी बिजली के छोटे पक्षी में परिवर्तित हो गया। बिजली की चमक के साथ वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दिशा की ओर उड़ रहा था। पक्षी की उड़ान की गति भी बहुत तेज थी। अपनी चरम सीमा पर वह प्रकाश की गति से भी कम गति तक पहुंच सकता था। इस तथ्य के अलावा कि वह गेल स्पैरो का लाभ था, वह एक छोटी दिव्य बिजली भी थी। इस तथ्य के अलावा कि उसमें एक साधारण जानवर के शारीरिक गुण थे, वह अपनी गति के कारण होने वाले घर्षण को भी सहन कर सकता था। अर्जुन पीछे से कुछ दूरी पर लटक रहा था। उसने उस छोटे से पक्षी को उड़ते और अचानक रेगिस्तान में गिरते देखा। 3 सेकंड बाद दूर रेगिस्तान में अचानक लोहे की रेत का एक बादल फट गया। एक छोटी सी आकृति हवा में उछली। सफलता! अर्जुन बहुत खुश हुआ। छोटा गौरैया गर्व से हवा में तैर रहा था। उसके हाथ में जिनसेंग जैसी कोई चीज थी। जिनसेंग भी लोहे जैसे हरे रंग का दिख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर एक छोटी सी आंख थी। आंख की पुतली इधर उधर घूम रही थी और बेतरतीब ढंग से इधर उधर देख रही थी। आत्मा का निर्माण! सर्प चिल्लाया। धिक्कार है, ये सचमुच आत्मा में परिवर्तित हो गया है। अर्जुन ने छोटे पक्षी की ओर हाथ हिलाया और उसे वापस उड़ने को कहा। उसने जल्दी से पूछा, आत्मिक परिवर्तन क्या है? तो फिर यह किस स्तर का है? सांप ने कहा, यह अभी भी 8वीं श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटी है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जीवित रही है। इसकी उम्र 10 लाख साल से भी ज्यादा होनी चाहिए। यह शायद मेरी उम्र के आसपास होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, 10 लाख वर्ष? तो क्या ये प्राचीन युग का स्तर नहीं है? इसी समय क्षितिज से अचानक एक सफेद रोशनी आई। अच्छा नहीं। जब अर्जुन ने सफेद रोशनी देखी तो वह तुरंत छोटी चिड़िया की ओर दौड़ा। हालांकि वह अभी भी एक कदम धीमा था। साथ ही सफेद रोशनी की गति भी बहुत तेज थी। यह मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर से आने वाली सफेद रोशनी थी। सफेद रोशनी पास आए और तुरंत ही डिपकी हुई पिंजरे में तब्दील हो गई, जिसने पक्षी और जिनसेंग दोनों को कैद कर लिया। अध्याय 1577। ये वे हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
वह एस्ट्रल क्यू पिंजरे के करीब पहुंचा और अपनी कृपाण से पिंजरे पर वार किया। अगर तुमने फिर से हिलने की हिम्मत की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी, जिससे अर्जुन का ब्लेड पिंजरे से आधे इंच से भी कम दूरी पर रुक गया। इससे पहले 5 स्वर क्षेत्र विशेषज्ञ दूर से पास तक उड़ते थे। स्वोश 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 स्वोश। बोलने वाली व्यक्ति समूह की एकमात्र महिला थी, bai हुआनई। उसने लिटिल स्पैरो की जान को खतरे में डाल दिया, जिससे अर्जुन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये फिर से वही थे। अर्जुन की आंखें लगभग लाल हो गई थीं। जिन रजत रक्त दुष्ट जानवरों से उसका सामना हुआ उन्हें उन्होंने छीन लिया, तथा ग्रेड 8 स्पिरिट हर्ब्स जिन्हें वह पकड़ने में कामयाब रहा था, वास्तव में उनके द्वारा छुरा घोंप दिए जाने वाले थे। bai हुआनई पिंजरे के किनारे की ओर उड़ गया और हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं। पिंजरा अपने आप ढह गया। उसके हाथ बहुत तेज थे। उसके हाथ एक साथ बाहर आ रहे थे, जिन सिंह और पक्षी को पकड़ रहे थे। हे 8वीं कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां। हेवनली वर्ड पीढ़ी के बाकी 4 सदस्य जोर से हंस पड़े। bai हुआनई की आंखें चमक उठी जब उन्होंने कहा, शुरू में मैंने सोचा था कि यह ग्रेड 7 स्पिरिट हर्ब है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रेड 8 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये प्राचीन युग के स्तर का है। ऐसी ग्रेड 8 स्पिरिट जड़ी बूटी के औषधीय गुण संभवतः सामान्य ग्रेड 8 स्पिरिट जड़ी बूटी से 3 गुना अधिक हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है। बेशक यह अच्छी चीज है। हमारे वर्तमान मार्शल सेंट लेवल 5 के स्तर के साथ हमें मार्शल सेंट लेवल 6 तक आगे बढ़ने के लिए 8192 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता है। मजबूत bai हाउ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे खगोलीय आंकड़े कुछ वर्षों के बाद ही एकत्र किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रेड 8 स्पिरिट पिल के साथ ये बहुत अलग होगा। हाँ हुआनई, तुम हमारे दस्ते की नेता हो। इस चीज को स्पिरिट की गोली में बदलने के बाद इसे निगल लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, bai जिंग ने कहा। bai वुचेन के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। अभी कबीला उस बिगवेल bai वुडाओ के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके बारे में सोचना भी अप्रिय है। जब हम इतने शक्तिशाली थे तब bai वुडाओ अभी भी खुले क्रॉच पैंट पहनता था, लेकिन अब वह दिखावा कर रहा है। हमें कुछ उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। हमारे पूर्वजों को ये देखने दीजिए कि वास्तव में कौन प्रशिक्षण के योग्य प्रतिभाशाली है। इन लोगों ने पहले से ही जिन सिंह को अपना मान लिया था। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, bai हुआनई, क्या आपको नहीं लगता कि यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी मेरी होनी चाहिए? bai हुआनई ने अर्जुन की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपनी नजर उस छोटी चिड़िया पर घुमाई और बोली, ये छोटा सा राक्षस दिलचस्प है। बोलते हुए उसने छोटी चिड़िया और आध्यात्मिक जड़ी बूटी को अर्जुन की ओर धकेला और कहा, तुम दोनों में से केवल एक ही चुन सकते हो। यह मत कहो कि हम बेहुआन गिल्ड से हैं। मैं अपने ही लोगों को धमका रही हूँ। मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, ये दोनों मेरे हैं। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी जान भी मेरी ही होगी। अगर हम पांचों समय पर प्रकट न होते तो तुम अभी अभी रजत रक्त क्रूर राक्षस के हाथों मर चुके होते। ये कैसे संभव है? bai हुआनई ने कहा। अर्जुन जानता था कि ये 5 लोग उसे खा जाएंगे, इसलिए उनसे तर्क करना शब्दों की बर्बादी थी। मुझे वह पक्षी चाहिए, उसने कहा। bai हुआनई ने जीभ चटकाते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। शुरू में मुझे इस पक्षी में काफी दिलचस्पी थी। हालांकि चूंकि आप भी हमारे संघ के सदस्य हैं, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकती। जैसे ही वह बोल रहा था, bai हुआनई ने पक्षी को अर्जुन की ओर फेंक दिया। तुम सब जानते हो कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। अर्जुन ने पक्षी को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। bai हुआनई ने जड़ी बूटी को हिलाया और कहा, अलविदा नौजवान। ऐसा कहकर वे पांचों हंस पड़े और चले गए। मैंने व्यर्थ ही मेहनत की है, सांप ने आह भरी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मेरी साधना का स्तर अपर्याप्त है तो मुझे धमकाया जाएगा। उत्तर की ओर बढ़ते रहो। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर उत्तर की ओर उड़ गया। वे लोग मुझे इतनी सटीकता से कैसे पकड़ पाए और कैसे पता लगा पाए कि मैं एक आत्मा जड़ी बूटी का पीछा कर रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सूक्ष्म प्रकाश में उतार चढ़ाव बहुत तीव्र हैं?
अर्जुन ने कहा। सर्प ने कहा, मुझे ऐसा ही लगता है। उनमें से कुछ लोग तुमसे बहुत ऊंचे हैं, वे बहुत दूर से ही तुम्हारे सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। इस बार हमने स्वर्गीय क्षेत्र से विशेषज्ञों को आकर्षित किया है। शायद अगली बार हम और अधिक रजत रक्त दुष्ट जानवरों को आकर्षित कर सकें। उपप्रकाश की गति और हवा के बीच घर्षण बहुत तीव्र था। इस घर्षण के कारण होने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के लिए आसानी से महसूस करना संभव था। अर्जुन के छोटे गुप्त क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसे लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा और वह अपने दिल में बहुत दुखी महसूस कर रहा था। मार्शल सेंट स्टेज के पहले स्तर का क्रूर जानवर गायब हो गया था और यहाँ तक कि उसकी रैंक 8 की आत्मा जड़ी बूटी भी छीन ली गई थी। ये गुस्सा सोचने के बाद भी निगला नहीं जा सका। हालांकि दोबारा सोचने पर यह छोटा सा गुप्त क्षेत्र वास्तव में एक खजाने जैसा था। कुछ ही समय बाद उनका सामना 8वीं श्रेणी की स्पिरिट हर्ब से हुआ। जब तक वह अधिक सावधान रहेगा, उसे अधिक फसल काटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे आश्चर्य है कि इस छोटे से गुप्त क्षेत्र का व्यास कितना है और हम इस छोटे से गुप्त क्षेत्र के उत्तर से कितनी दूर हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसे सीमाएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। दूरी पर जहां आकाश और पृथ्वी मिलते थे, वहां अभी भी एक विशाल विस्तार था। सर्प ने कहा, वह ड्रैगन स्केल एक पर्वत श्रृंखला के ड्रैगन राजा के शरीर से है। इसमें अत्यंत प्रबल पृथ्वी तत्वीय गुण होना चाहिए। हमें केवल उन स्थानों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहां पृथ्वी तत्व में उतार चढ़ाव बहुत अधिक है। हम आमतौर पर कुछ सुराग पा सकते हैं। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। ड्रैगन जाति के बारे में उनकी समझ गहरी नहीं थी, सिर्फ ड्रैगन जाति की प्रजातियों तक ही सीमित थी। दरअसल ज्यादातर लोगों की ड्रैगन जाति के बारे में समझ भी यही थी। अब छोटा लक्ष्य था पहले उत्तर की ओर जाना और फिर एक ऐसा स्थान खोजना जहां पृथ्वी के तत्व अत्यधिक सघन हो। इस समय असीम रेगिस्तान अंतहीन लग रहा था। जैसे ही अर्जुन उड़ रहा था, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। क्या? तुम जितना ज्यादा उड़ोगी, रेगिस्तान का रंग उतना ही गहरा होता जाएगा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ कर घूरा। शुरुआत में रेगिस्तान लोहे के बारीक टुकड़ों की तरह हरे रंग का था, लेकिन अब ये पहले से ही हरा और काला हो गया था। इसके अलावा हवा एक अकथनीय लौह तत्व शक्ति से भरी हुई थी। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और अन्य अयस्क सभी पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। ये धातुएं कई प्रकार की थीं, लेकिन सामान्यतः ये सभी पृथ्वी तत्व थे। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या हो सकता है कि इस रेगिस्तान में ड्रैगन के शल्क छिपे हों? जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, उसने अचानक अपने सामने रेगिस्तान में एक विशाल सर्पिल रेत का गड्ढा देखा। रेगिस्तान धंसता गया और दलदली रेत गड्ढे में बहती रही। गड्ढा बड़ा होता गया और जरूरतें बढ़ती गईं। अर्जुन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जल्दी से रुका और कृपाण की मूठ पकड़ ली। सांप की आवाज भी गंभीर हो गई। सावधान, मुझे रेत के गड्ढे में एक तरह की जीवन शक्ति का संघनन महसूस हो रहा है। अर्जुन इस कथन से उलझन में पड़ गया। सूक्ष्म क्यूई और आध्यात्मिक क्यूई को संघनन कहा जा सकता है, लेकिन जीवन शक्ति को संघनित कैसे कहा जा सकता है? किसी जीव की जीवन शक्ति मूलतः अपरिवर्तनीय होती है। संघनन का अर्थ था कमजोर से मजबूत और कम से अधिक में परिवर्तन की प्रक्रिया। तुम्हारा मतलब है? अर्जुन को अचानक कुछ याद आया और उसका दिल कांप उठा। सांप ने कहा, ये सही है। कई छोटे और बिखरे हुए जीव एक दिशा में इकट्ठा हो रहे हैं। वे एक विशाल जीव का निर्माण कर रहे हैं। धिक्कार है, ये चीज बहुत बुरी है। जल्दी करो और रास्ता बदल लो। कोई परेशानी मत करो। अध्याय 1578। अर्जुन झिझके। भाग जाना निस्संदेह सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था और वह ये बात अच्छी तरह जानता था। लेकिन क्या होगा यदि उस विशाल जीव के संघनन का माउंटेन रेंज ड्रैगन किंग के ड्रैगन स्केल से कुछ लेना देना हो? यदि वह इस स्थान से भाग गया तो क्या यह उसके यहाँ आने के मूल इरादे के विरुद्ध नहीं होगा? ध्यान से देखो कि कहीं कोई ड्रैगन शल्क तो नहीं है। अर्जुन का माथा पसीने से लथपथ था और कृपाण की मूठ पकड़े हुए उसका हाथ भी अत्यधिक ताकत के कारण पीला पड़ गया था। सांप ने बोलना बंद कर दिया। जाहिर है, वह अपनी जीवंतता से स्थिति को समझने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था।
थोड़ी देर बाद सांप बोला, धिक्कार है, चलो चलें। उस विशालकाय जीव का ड्रैगन स्केल से कोई लेना देना नहीं है। ये रेगिस्तान जीवित है, जल्दी करो, चलो चलें। ये पूरा रेगिस्तान जीवित है। सांप की आवाज बदल गई। अर्जुन ने पहले कभी किसी सांप को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। वह इतना डर गया था कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से एक तेज रोशनी की किरण में बदल गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस विशाल रेत के गड्ढे में अचानक विस्फोट हुआ और एक विशालकाय प्राणी आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ आकाश में उड़ गया। जैसे ही अर्जुन बेतहाशा उड़ रहा था, उसने वह क्षण भी देखा जब विशालकाय रेत के गड्ढे से बाहर निकला। वह इसे साफ साफ देख सकता था। इस चौंकाने वाले तथ्य से उसके पसीने छूट गए। सर्प का तथाकथित रेगिस्तान जीवित था, लेकिन इसका मतलब ये था कि रेत का हर कण जीवित था, और वह विशालकाय आकृति रेत के अनगिनत कणों से बनी एक घनीभूत राक्षस थी। तत्व राक्षस। अर्जुन का दिल धड़क उठा। एलिमेंटियम जीव सबसे भयानक प्रजातियों में से एक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह के जीव कोई एक जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि जीवन का एक सघन रूप थे। उनकी कोई जीवन रेखा नहीं थी और जीवन मृत्यु का कोई नामोनिशान नहीं था। प्राचीन ग्रंथों में दर्ज प्राचीनतम किंवदंतियों में भी मूलभूत जीवों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए कुख्यात अग्नि आत्मा के कई अलग अलग नाम थे और कुछ लोग इसे ज्वाला शैतान कहते थे। ये शुद्ध ज्वालाओं से बना एक जीवित प्राणी था। यह मस्तिष्क, हृदय या शरीर के अन्य अंगों में मौजूद नहीं था। ये ज्वालाओं का एक गोला था, अमर, कैद, अजेय और बिना किसी कमजोरी के। तेज हवा के साथ आसमान काला हो गया। अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। इस नजर से वह इतना डर गया कि उसका कलेजा और पित्ताशय फट गया। एक विशाल काली छाया आकाश में नाच रही थी और उसका पीछा कर रही थी। यह एक पृथ्वी तत्वीय प्राणी था। इसका पूरा शरीर रेत के अनगिनत कणों से बना था। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक रखा था। ये बेहद चौंकाने वाला था। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो ये थी कि यह अत्यंत तीव्र था। अर्जुन को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तुरंत त्वरण सरणी को संघनित किया और उसकी गति को उपप्रकाश की गति तक बढ़ा दिया और इस रेगिस्तान से भागने की कोशिश की। हालांकि उसके पीछे का विशाल रेत का राक्षस जोरदार चीख के साथ रेगिस्तान में गिर गया। अगले ही पल अर्जुन के ठीक नीचे एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। ये चीज रेगिस्तान में कहीं भी दिखाई दे सकती है। बड़ा सांप चिल्लाया, जल्दी जल्दी। विशाल रेत के राक्षस ने दहाड़ लगाए और हवा में उड़ गया। रेत के ढेरों कणों ने अर्जुन को बचाने के लिए एक विशाल हाथ का रूप ले लिया। हालांकि रेत राक्षस जनरल की गति और समय की सटीकता गलत थी। वह अर्जुन के ठीक नीचे दिखाई दिया, लेकिन जिस क्षण उसने हमला किया, अर्जुन अभी भी उड़ रहा था। वे दोनों बाल बाल बच गए। विशालकाय रेत का दानव एक बार फिर आसमान से रेगिस्तान में उतरा। इसका कोई निश्चित अस्तित्व नहीं था। ये पूरा रेगिस्तान ही इसके शरीर का एक हिस्सा माना जा सकता था। हालांकि अर्जुन ने यह अनुमान लगाया कि हालांकि इसमें जीवन का कोई मूल नहीं है, फिर भी इसमें चेतना का मूल है। इसकी चेतना जहां कहीं भी हो, यह इसके शरीर में संघनित हो सकती है। निश्चित रूप से अगले ही पल रेत राक्षस अर्जुन के ठीक सामने प्रकट हुआ। चीखता हुआ रेत का राक्षस आकाश में उड़ गया और अर्जुन के सामने पूरे आकाश को ढक लिया। अर्जुन को दिशा बदलने का समय ही नहीं मिला। जैसे ही वह बेतहाशा उड़ रहा था, उसने हाथ हिलाया और दो तेज रफ्तार 7 सितारा उंगलियां प्रकट हो गईं। अब उसे एस्ट्रल क्यूई के भारी उपभोग पर विचार करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस ये सोचना था कि इससे कैसे बचा जाए। प्रकाश की 7 सितारा उंगली ने रेत राक्षस के पेट पर सटीक प्रहार किया। पहली 7 सितारा उंगली तुरंत रेत राक्षस के पेट को चीरती हुई फट गई और दूसरी 7 सितारा उंगली भी रेत राक्षस के पेट को चीरती हुई फट गई जब वह ठीक हो गया। उसी समय अर्जुन ने रेत राक्षस के पेट में छेद कर दिया। हालांकि विशाल रेत राक्षस का पेट तुरंत ठीक हो गया। इसका कोई निश्चित रूप नहीं था और रेत का प्रत्येक कण इसके जीवन समूह का सदस्य था। धिक्कार है, इस चीज से निपटने का कोई तरीका नहीं है। अर्जुन ने पलट कर देखा कि रेत का राक्षस फिर से रेगिस्तान में कूद रहा था, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। इससे पहले कि अर्जुन मुड़ पाता, विशाल रेत राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया।
अर्जुन ने जल्दी से 100 से अधिक कृपाण लाइटें काट दी। हालांकि जब ये कृपाण किरणें रेत के राक्षस के शरीर को भेदती हैं तो वे 7 तारे वाली उंगली के आकार का कोई विस्फोटक छेद नहीं बनाती, बल्कि पतली और संकरी दरारें बना देती हैं। ये दरारें बहुत पतली थीं और अर्जुन के गुजरने से पहले ही वे जल्दी से भर गईं और अर्जुन को अपने अंदर लपेट लिया। महीन रेत ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और तुरंत अर्जुन को अपने ऊपर ले लिया और उसके पूरे शरीर को उसमें दफना दिया। अर्जुन सांस नहीं ले पा रहा था, न ही अपनी आंखें खोल पा रहा था। उसकी त्वचा का एक एक इंच लोहे की रेत से लिपटा हुआ था। रेत के उस राक्षस के आकार ने अर्जुन पर जबरदस्त दबाव डाला। चारों तरफ से अनगिनत बारीक रेत की धार बह रही थी। दबाव इतना ज्यादा था कि अर्जुन अपनी ताकत खोने ही वाला था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि रेत का राक्षस अभी भी महीन रेत सोख रहा था। ज्वार की लहर की तरह महीन रेत सभी दिशाओं से प्रचंड धाराओं में परिवर्तित हो गई और रेत के राक्षस के शरीर में भर गई, जिससे वह बड़ा और बड़ा होता गया। ये जितना बड़ा होता, अर्जुन के पेट पर उतना ही अधिक दबाव पड़ता। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला है। विस्फोट! अर्जुन ने तुरंत बड़ी मात्रा में बिजली ऊर्जा छोड़ी, जिससे बिजली ऊर्जा तुरंत विस्फोट हो गई। एक उच्च ऊर्जा विस्फोटक गेंद फटी जिसका केंद्र अर्जुन का शरीर था। रेत के राक्षस का पेट तुरंत फट गया। बड़ी मात्रा में बारीक रेत चारों ओर उड़ गई। तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण रेत सीधे क्रिस्टल में बदल गई। अर्जुन को तुरंत सही अवसर मिला और वह रेत राक्षस के पेट से बाहर निकल गया। उसने जोर से सांस ली और तेजी से दूर भाग गया। दम घुटना सबसे भयानक नहीं था। जब सबसे भयानक रेत के राक्षस ने अर्जुन को दबाया तो उसने अपनी जीवन शक्ति अर्जुन में समाहित कर ली, जिससे अर्जुन के शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई और परिणाम स्वरूप 1 मिनट तक दम घुटने के भयानक परिणाम सामने आए और फिर उसकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से अर्जुन ने केवल आध्यात्मिक ऊर्जा खोई, वज्र ऊर्जा नहीं। रेत के राक्षस का शरीर छोड़ते ही छोटे से गुप्त क्षेत्र में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत ही उसके द्वारा उन्मत्त रूप से अवशोषित कर ली जाएगी। हालांकि रेत का राक्षस बिल्कुल नहीं मरा। जब वह फिर से जमा हुआ तो स्थिति और भी बदतर हो गई। अर्जुन के विस्फोट ने रेत के एक बड़े हिस्से को क्रिस्टल में बदल दिया था। रेत का राक्षस अब आधा रेत और आधा क्रिस्टल वाला राक्षस बन गया था। धिक्कार है, ऐसे राक्षस से सामना होना इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? अर्जुन ने जल्दी से उसके पीछे से फैंग क्यूई का एक बड़ा क्षेत्र काट दिया। ये चाल उसकी सबसे बुनियादी चाल थी, लाइटनिंग शॉकवेव। यह मौसम, युआन क्यूई और दीपक क्यूई को एक बड़े क्षेत्र में झुका सकती थी। यद्यपि यह चाल बहुत ही बुनियादी थी, लेकिन ये रेत राक्षसों के खिलाफ बहुत प्रभावी थी। पंखे से निकली बिजली की ऊर्जा ने रेत के राक्षस के शरीर में तुरंत एक बड़ा सा छेद बना दिया। परिणाम स्वरूप अर्जुन की बिजली की शक्ति केवल आधी ही बची थी। हालांकि रेत राक्षस के बारे में सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह नहीं थी कि वह कितना शक्तिशाली था, बल्कि यह थी कि उसका कोई निर्धारित रूप नहीं था और वह कभी नहीं मरता था। अध्याय 1579। रेत का वह राक्षस जो फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था, रेगिस्तान में गिरकर तेजी से गायब हो गया। तेज हवा के झोंके के साथ वह शापित रेत का राक्षस अर्जुन के ठीक सामने प्रकट हो गया। अर्जुन से निपटने में उसे अधिकाधिक अनुभव प्राप्त हो रहा था, इसलिए वह अतुलनीय सटीकता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम था। इस बार उसने अर्जुन को अपने पेट में निगल लिया। इसके तुरंत बाद भी यह उस तरह का तीव्र दबाव था जिसने अर्जुन को मजबूती से कैद कर रखा था। इसके हमले बहुत घातक नहीं थे, लेकिन इसे इसका सिर कब माना जाएगा? अर्जुन की बिजली की शक्ति सीमित थी। ये घटिया चीज मुझे क्यों पकड़े हुए है? यह मुझे क्यों खाना चाहती है? अर्जुन ने जल्दी से अपने दिल में कहा। उसे लगा जैसे रेत के राक्षस का बिखरा हुआ जीवन उस पर आक्रमण कर रहा है। रेत का हर कण उसकी त्वचा को खा रहा था, खुद को रेत में बदलने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर है कि यह तुम्हें खाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें अपने में समाहित कर लेगा। ये जितने अधिक उच्च लोकों के जीवों को अपने में समाहित करेगा, ये रेगिस्तान उतना ही बड़ा होता जाएगा, सांप ने कहा। अर्जुन केवल बड़ी मात्रा में बिजली ऊर्जा जारी कर सका। एक बार फिर रेत राक्षस के पेट के माध्यम से विस्फोट कर और दूसरी बार बच निकला। बर्फ, रेगिस्तान की सतह को सील कर दो, इसे फिर से बाहर न आने दो।
सांप ने जल्दी से एक सुझाव दिया। अर्जुन ने शीघ्रता से गहन बर्फ बम की शक्ति जारी की और बड़ी मात्रा में ठंडी ऊर्जा बाहर निकली, जिसने दूरी में रेत की सतह को सील कर दिया और इसे नीले काले बर्फ क्षेत्र के विशाल विस्तार में बदल दिया। लेकिन फिर रेत ने बर्फ को जंग लगाना शुरू कर दिया। बर्फ का रंग गहरा होता गया और अंत में रेत के अनगिनत कण बाहर निकल आए। मैं जम नहीं सकता, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। रेत का हर कण एक जीवित प्राणी है। ये रेत का राक्षस बर्फ तोड़ने के लिए नियमों का इस्तेमाल करता है। हरामी, सर्प ने दहाड़ते हुए कहा। क्या तुम स्वर्गीय आत्मा की 5 शिराओं से नहीं हो? जल शिराओं से हमला करो। अर्जुन ने तुरंत अपनी स्वर्गीय आत्मा जल शिरा को मुक्त कर दिया और उसे बड़ी मात्रा में बिजली की शक्ति के साथ एक जल ड्रैगन में संघनित कर दिया। पानी का अजगर उड़ गया और पू की आवाज के साथ रेत पर उतरा। रेत का वह दानव जो अभी अभी ऊपर आया था तुरंत ही पानी में डूब गया और पानी से मिलते ही रेत संघनित होकर ठोस पदार्थ में बदल गया। अर्जुन ने अपनी कृपाण चलाई और रेत राक्षस का सिर काट दिया। हालांकि यह अभी भी संभव नहीं था। रेत के राक्षस ने निर्णायक रूप से अपना वर्तमान शरीर त्याग दिया। उसका विशाल शरीर लड़खड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन के दाहिने अग्रभाग से एक नया विशाल रेत का राक्षस उमड़ पड़ा। पूरा रेगिस्तान इससे भरा पड़ा है। मैं अब तक इसके शरीर के ऊपर उड़ रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं इससे 3 जन्म भी लड़ूं तो भी मैं इसे अकेले नहीं हरा पाऊंगा। अर्जुन ने चौंक कर कहा। हवा, इसे उड़ाओ। सांप दहाड़ा। अर्जुन ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा को बदला और स्वर्गीय आत्मा पवन शिरा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी बिजली की शक्ति को प्रसारित किया और एकदम नए रेत राक्षस पर एक भयंकर वायु विस्फोटक मुट्ठी फेंकी। एक अतुलनीय रूप से बड़ी तूफानी मुट्ठी उड़कर रेत के राक्षस के पेट पर मजबूती से आकर गिरी। जैसी कि उम्मीद थी, रेत का राक्षस तेज हवा से नहीं छितराया। हवा की मुट्ठी रेत के राक्षस से टकराने के बाद भी वह उड़ नहीं गई, बल्कि केवल एक उथला रेत का गड्ढा ही खुल गया। बहुत कम, सर्प ने कहा। इस प्रकार का युद्ध कौशल मूलतः स्वर्गीय अवस्था के आरंभिक चरण में है। ये गहन अवस्था में भी नहीं है। क्या आपके पास इससे भी उन्नत कुछ है? अर्जुन ने जल्दी से कहा। आपको उच्च स्तर कहाँ से मिला? मेरे दिमाग में अधिकांश साधना तकनीकें और मार्शल कौशल गहन आकाश संप्रदाय से आते हैं। सांप ने दहाड़ते हुए कहा। तो फिर मुर्दे के ब्लेड का इस्तेमाल करो, इसे काट डालो। अर्जुन अपनी कृपाण लेकर आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर तीव्र प्रकाश की किरण में बदल गया। उसने विशाल कृपाण को अपने सामने खड़ा किया और रेत के राक्षस के शरीर की सतह को एक फुफकार के साथ भेद दिया। मृतकों का ब्लेड जीवन रूपों को मारने में सक्षम था। जब भी ब्लेड वहां से गुजरता, सीधी रेखा में रेत के सभी कण मर जाते। रेत के कण एक के बाद एक गिरते हुए दिखाई देने वाली गति से भूरे सफेद रंग में बदल गए। रेत के राक्षस ने चाहे जितनी भी आवाज लगाई हो, मर चुके रेत के कण ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। लेकिन धिक्कार है, ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है। रेत के राक्षस को उस थोड़ी सी रेत की परवाह नहीं है। उसने केवल अपनी कमर हिलाई और दूर से और अधिक रेत इकट्ठा कर ली। हे भगवान! अर्जुन के माथे की नसें उभर आईं और उसने कहा, जल्द ही या बाद में मैं इसके द्वारा मारा जाऊंगा। इस शापित रेगिस्तान का कोई अंत क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक है। बड़ा सांप चौंक गया और बोला, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कैसे भूल सकता हूँ? इस रेत के राक्षस में जीवन कोर नहीं है, लेकिन इसमें चेतना कोर है। क्या आपके पास अमर यात्रा तकनीक नहीं थी? इसकी चेतना पर हमला करो। अर्जुन भी दंग रह गया और चिल्लाया, तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? बकवास, सांप ने डांटा। मैंने तुम्हें हर कदम के बारे में सोचने में मदद की। तुम बहुत देर कर चुके हो। अर्जुन ने कहा, बकवास, ये डैडी लड़ाई में व्यस्त है। मेरे पास सोचने के लिए इतना अनुभव कैसे हो सकता है? झगड़ा तो झगड़ा ही था, लेकिन अर्जुन की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं रुकीं। वह जानता था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। जैसे ही वह अमर आरोहण तकनीक का प्रयोग करेगा, उसका असली शरीर हिलने डुलने की क्षमता खो देगा और रेत का राक्षस उसे निगल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण समय ये था कि क्या वह रेत राक्षस की चेतना को चकनाचूर कर सकता है, जब उसका असली शरीर रेत राक्षस द्वारा निगल लिया गया था।
अमर यात्रा तकनीक। अर्जुन तुरंत रुक गया और आकाश में पालथी मारकर बैठ गया। रेत का राक्षस दौड़कर आया और अर्जुन को अंदर ले गया। उसी समय अर्जुन की चेतना उसके शरीर से निकल गई। उसका असली शरीर रेत के राक्षस के शरीर में कैद हो गया। रेत के राक्षस ने अर्जुन पर दबाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रेत के कणों को सोखना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्जुन की चेतना बाहर आए, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। ये हीरे के आकार की चमक थी जो केवल 1 मीटर लंबी थी और रेत राक्षस के शरीर के अंदर स्थित थी। चेतना। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह हीरे के आकार का प्रकाश शरीर रेत के राक्षस की चेतना थी। इसका लाभ उठाएं। चेतना एक ऐसी चीज थी जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अर्जुन अपनी शुद्ध चेतना से उसे देख सकता था। तुरंत ही वह हीरे के आकार के चमकते शरीर से टकरा गया। धमाका। अर्जुन की चेतना दृढ़तापूर्वक उस चमकदार शरीर पर आ टिकी। वास्तविक दुनिया में विशाल रेत राक्षस जो अर्जुन के शरीर को निचोड़ रहा था, उसने अचानक अपने शरीर से रेत का एक झोंका गिरता हुआ महसूस किया। जरूर। अर्जुन बहुत खुश हुआ और दूसरी बार चमकदार वजन में धमाका किया। धमाका। विशालकाय रेत राक्षस का शरीर फिर से हिल गया और रेत की एक बड़ी मात्रा अभी भी बिखरी हुई थी। अर्जुन द्वारा 2 बार प्रहार किए जाने के बाद हीरे के आकार के चमकदार पिंड से आने वाला प्रकाश हर बार कमजोर होता गया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और तीसरी बार हीरे के आकार की रोशनी से टकराया। धमाका। इस प्रहार से हीरे के आकार का चमकदार पिंड सीधे चकनाचूर हो गया। विशालकाय रेत राक्षस का शरीर अंततः रेत के ढेर में विघटित हो गया। अर्जुन का असली शरीर उजागर हो गया। वह तुरंत होश में आ गया और अपनी आंखें खोल लीं। उसने जमीन पर पड़े रेत के राक्षस की लाश को देखा और कुछ अजीब देखा। यह एक छोटा और सुंदर क्रिस्टल पत्थर था, लेकिन इसका आकार बहुत ही अजीब था। पहली नजर में ये तरबूज के आकार का एक छोटा सा दिल जैसा लग रहा था। ये क्रिस्टल से तराशे गए दिल जैसा था, और भी अजीब बात यह थी कि दिल अभी भी धड़क रहा था। हे भगवान, यह एलिमेंटल हॉट है। ये वास्तव में एलिमेंटल हॉट है। अर्जुन भी बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि एलिमेंटल हॉट क्या होता है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वह तुरंत एलिमेंटल हॉट की ओर उड़ चला। इसी समय दूर से तीव्र प्रकाश की एक किरण आए और अर्जुन पर सटीक प्रहार किया, जिससे वह दूर उड़ गया। इसके तुरंत बाद आकाश से तीव्र प्रकाश की 5 किरणें उतरीं। बाईहुआनी ने एलिमेंटल हॉट को अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर से हंसा। क्या अच्छी किस्मत है। अध्याय 1580। तुम। अर्जुन वापस उड़ी और गुस्से से बाईहुआनी की ओर इशारा किया। यह मेरा है। बाईहुआनी ने अर्जुन की बात अनसुनी कर दी। उसने बस एलिमेंटल हॉट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे मदहोश होकर देखते हुए कहा, वाह, बहुत बढ़िया। इस मौलिक हृदय के साथ एक बार जब मैं इसे अवशोषित कर लूंगा तो मैं बिना किसी कारण के रेगिस्तान के कानूनों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। अर्जुन का दिल कांप उठा। तो क्या एलिमेंटल हॉट का अब भी इतना असर है? रेगिस्तान के कानून। क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें रेत के राक्षस की तरह फिर से एकजुट होने की क्षमता भी हो? सांप ने कहा, यह उतना परिपूर्ण नहीं है जितना तुम सोचते हो। हालांकि इसमें रेत के राक्षस की कुछ क्षमताएं मौजूद हैं। एलिमेंटल हॉट को अवशोषित करने के बाद आपका शरीर किसी भी समय रेत के अनगिनत कणों में टूट सकता है, लेकिन इसका उपयोग सही समय पर किया जाना चाहिए। अगर दुश्मन आप पर हमला करता है तो भी आप तितर बितर होने से पहले ही दुश्मन द्वारा मारे जाएंगे। हालांकि ये क्षमता बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस रेगिस्तान कानून की मरुस्थलीकरण क्षमता कहीं अधिक श्रेष्ठ थी और उसकी प्रतिभा जागृत हो गई। एक बार जब प्रतिभा जागृति किसी इतालवी हथियार या गहन हथियार से ऊपर के किसी हथियार से टकराती तो वह अपनी प्रभावशीलता खो देती। प्रतिभा जागृति का सबसे बड़ा दुश्मन इच्छा शक्ति और नियमों की शक्ति थी। हालांकि इस तरह का रेगिस्तानीकरण अपने आप में एक तरह का नियम था। उसे गहरे हथियारों, दाव हथियारों या यहाँ तक कि दाव स्तर के युद्ध कौशल से भी डर नहीं था। अर्जुन को पहले ही इसका पता चल चुका था। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है।
बाई वुचेन, जो नेदर आयरन स्वॉर्ड पकड़े हुए थी, मुस्कुराई और बोली, उसका पीछा करो और तुम्हें जरूर बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। हुआई, जब मैंने अभी यह कहा तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बाई हुआनी मुस्कुराए और बोली, अच्छा, ऐसा लगता है कि यह बच्चा वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। जब अर्जुन ने ये सुना तो वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका और गुस्से से बोला, क्या तुम इतने समय से मेरा पीछा कर रहे थे? बाई हुआनी ने एलिमेंटल हॉट को अपनी जेब में रख लिया और उसे धीरे से थपथपाते हुए अर्जुन से कहा, तो क्या? तभी अर्जुन को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये लोग दूर से ही उसका पीछा कर रहे थे, वे पहले ही खुद को खा चुके थे। जब भी उन्हें कोई अच्छी चीज मिलती वे उछलकर उसे छीन लेते। मुझ पर दबाव मत डालो। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मिंग्यू हाओतियान दर्पण को छुआ और सोचा कि काश वह इन बदमाशों को एक ही ब्लेड से काट सकता। शांत हो जाओ, तुम्हें शांत होना ही होगा। तुम्हारा ब्लेड लाइट मार्शल सेंट दायरे के 5वें स्तर पर है और वे भी मार्शल सेंट दायरे के 5वें स्तर पर हैं। इसके अलावा वे स्वर्गीय शब्द दायरे के विशेषज्ञ हैं। ये कृपाण शायद उन्हें काट भी ना पाए, अगर काट भी पाए तो सिर्फ एक ही मर पाएगा, बाकी 4 का क्या होगा? अर्जुन ने गुस्से से अपने दिल में कहा, क्या ये हो सकता है कि उसे इस तरह से खेलने की अनुमति दी जाए? सर्प ने कहा, मैं भी अनिच्छुक हूँ, लेकिन क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? कुल मिलाकर स्थिति बहुत गंभीर है। छोटे बदमाश अर्जुन, अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम बड़ा हंगामा खड़ा कर दोगे। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बाई हुआनी को घूरने लगा। बाई हुआनी ने कहा, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? हाँ, मार्शल आर्ट की ये दुनिया पहले से ही ऐसी है। तुम अब भी उम्मीद कर सकते हो कि हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर तुम्हारे मन में ऐसे बचकाने विचार हैं तो बेहतर है कि मार्शल आर्ट से खिलवाड़ न करो। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, वे सभी उत्तरी सम्राट संघ से हैं, क्या इससे सभी के दिल ठंडे नहीं पड़ जाते? बाई हुआनी ने कहा, क्या ऐसा है? लेकिन मेरी राय में ऐसा नहीं है। हम 5 तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, यही तुम्हारे छोटे से गुप्त क्षेत्र में रहने की गारंटी है। हमारे बिना तुम बहुत पहले ही मर गए होते। इस मौलिक हृदय को मेरे जीवन को बचाने के लिए कृतज्ञता का उपहार माना जा सकता है। बकवास। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी रक्षा कब की? तुम कहाँ थे जब अभी मुझ पर रेत के राक्षस ने हमला किया था? अब तुम अपना चेहरा चाट रहे हो और ये शब्द कह रहे हो। बाई हुआनी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने कहा, अपना मुंह साफ करो। अगर यह इस मौलिक हृदय के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट देता। बाई हाउ दहाड़ा, तुम क्या कह रहे हो? इस बच्चे को मार डालो। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन वह अचानक मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मेरा इंतजार करो, देर सवेर तुम्हें इसका पछतावा होगा। ऐसा कहकर वह पलटा और उड़ गया। बाई हाउ अर्जुन को पकड़ना और मारना चाहता था, लेकिन बाई हुआनी ने उसे रोक दिया। बाई हाउ हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? उसी गिल्ड के किस तरह के सदस्यों के लिए? अगर हम उसे यहीं मार दें तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग इसके बारे में जान जाएं? बाई हुआनी ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, मुझे उसके जीवन और मृत्यु की परवाह है। मुझे अचानक लगा कि वू चेन ने जो कहा वह बहुत उचित था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्चे को भाग्य की देवी का आशीर्वाद मिला हो। चलो धीरे धीरे उसका पीछा करते हैं, शायद हमें और भी खजाने मिल जाएं। बस उसी समय उन्हें छीन लेना। अगर वह तियान बू लिंग और अर्थ बू यंग को यहाँ बुलाता है तो वह क्या कर सकता है? ये सुनकर बाई हाओ हंसी, तुम अब भी जहरीली हो। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि तुम सबसे जहरीली औरत हो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा निर्दयी हो। बाई हुआनी ने बाई हाओ की ओर उदासीनता से देखा। बाई हाओ को पता चल गया कि उसने गलत बोला है और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। दूरी में अर्जुन ने अंततः इस रेगिस्तान को छोड़ने से पहले कुछ घंटों तक उड़ान भरी। हालांकि उसके दिल का धैर्य पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। सबसे पहले सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट को लूटा गया, फिर ग्रेड आर्ट स्पिरिट हर्ब को और फिर एलिमेंटल हॉट को। लिटिल सीक्रेट दायरे में पहुंचने के बाद उसे लगातार 3 खजाने मिले, लेकिन उन सभी को बिना किसी अपवाद के बाई हुआनी के बदमाशों ने छीन लिया।
वह इस स्वर को कैसे सहन कर सकता था। सांप ने कहा, मुझे डर है कि वे अभी भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। उनका क्षेत्र तुम्हारे क्षेत्र से कम 8 स्तर ऊंचा है। अगर वे तुम्हारी नजरों से बचना चाहते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर और मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर के बीच 8 स्तरों का एक छोटा सा अंतर था। अर्जुन जैसी प्रतिभा भी इतने बड़े अंतर की भरपाई नहीं कर सकती थी। एक एक कदम। अर्जुन का चेहरा ठंडा था जब उसने कहा, सबसे पहले ड्रैगन के तराजू लेना जरूरी है। मुझे डर है कि ड्रैगन स्केल मिलने के बाद भी वे बाहर कूद पड़ेंगे और उसे छीन लेंगे। ये बेकार होगा। हालांकि ये लोग मार्शल सेंट बीटल्स से अलग हैं। उनके लिए सीधी रेखा में खड़े होकर एक ही ब्लेड से वार करना बहुत मुश्किल है। सांप ने कहा, लचीला बनो। मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम में अब भी सपने देखने की क्षमता नहीं है? जैसे ही उन्हें ड्रैगन स्केल मिलेगा वे तुरंत स्वप्न में चले जाएंगे, जिससे वे आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। हालांकि ये काम जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। हमें उन्हें आपातकालीन स्थिति में ड्रैगन स्केल्स नहीं मिलने देना चाहिए। अर्जुन रेगिस्तान से उड़कर एक अजीब क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। ये पर्वत श्रृंखला अंतहीन और टेढ़ी मेढ़ी थी, जो 1 मीटर आकार बनाती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जमीन सहित हर पर्वत शिखर पारदर्शी क्रिस्टल से भरा हुआ था। ये सुंदर कांच से बनी दुनिया की तरह था। अर्जुन आश्चर्य से जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन को अपने हाथ से छुआ और उसके हाथ चिकने और मजबूत थे। वह जमीन से अपना प्रतिबिंब भी देख सकता था, मानो वह किसी पारदर्शी दर्पण के सामने खड़ा हो। इस जगह की संरचना थोड़ी अजीब है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। अभी हाल ही में रेगिस्तान में हुए अनुभव के बाद वह पहले से ही थोड़ा सतर्क हो गया था। यदि कोई विचित्र क्रिस्टल तत्व राक्षस अचानक इस पारदर्शी क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला से बाहर कूद पड़े तो ये बहुत अच्छा होगा। बड़े सांप ने कहा, फिर भी सावधान रहना। अर्जुन धीरे धीरे एक पर्वत श्रृंखला के साथ उड़ता हुआ गया और उसने पाया कि वास्तव में यहाँ पौधे थे। हालांकि पौधे भी क्रिस्टल से बने होते थे। सूरज की रोशनी में वे रंग बिरंगे और बेहद खूबसूरत लगते थे। ऐसी दुनिया ने तुरंत ही छोटी चिड़िया की सबसे बड़ी दिलचस्पी को आकर्षित किया। वह ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई सुंदर स्वप्न देखा हो जो पूरी तरह से रत्नों से बना हो।